देखिए आज की सभा का जो मेन मुद्दा है वो क्या है, पूरे के पूरे सेल्स ऑफ गुडेट के कौन से वाले क्वेश्चन करेंगे? सारे क्वेश्चन पेपर वाले। पहले कौन से वाले? क्वेश्चन पेपर वाले। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम बस ये नहीं देखेंगे ये क्वेश्चन है और ये हमने पढ़ा हुआ है इसका ये आंसर होना चाहिए, ये देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने हमें कौन से आंसर किस तरीके से किस चीज़ में, चाहे लेंथ में कितना आंसर चाहिए उनको, कितने मार्क्स में, क्या उसका पैटर्न होना चाहिए आंसर का, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जिसके लिए क्या किया गया है कि मई 18 से लेके जितने भी सजेस्टेड आंसर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सारे एक ही PDF में जो आपको मिल जाएंगे कि आप फटाफट से देख लें, आपका कीमती समय जो आप पढ़ाई में लगाते हैं वो वेस्ट ना हो। अगली बात समझ में पक्का? उससे पहले देखेंगे क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन हम मई 18 से आ गए, हम फटाफट से ज़रा ध्यान देंगे। मई 18 में पहली बार पेपर आया और लास्ट पेपर कौन से अटैम्प्ट का है बताइए? जून 23। तो पहला जो काम है हमारा वो ये देखेंगे इंस्टीट्यूट ने अब तक कितनी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे, और जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आएगा कि अब इंस्टीट्यूट केस बेस्ड क्वेश्चन और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता रहता है, हालांकि पूछता कंसेप्ट ही है। क्या ये बात समझ आई? देखिए फटाफट से। तो हमें पता है सेल्स ऑफ गुडेट में 3 क्वेश्चन आते हैं, बताइए कौन कौन से? फर्स्ट का C, फोर्थ का A और फिफ्थ का A। ये सदियों से चला आ रहा पैटर्न है और ये आगे भी ऐसे ही चलेगा। क्या ये बात समझ में? जो फर्स्ट का C है वो हमेशा कितने मार्क्स का आएगा? फोर्थ का A 6, फिफ्थ का A 6, और ये दोनों ही कभी केस स्टडी और कभी कुछ, इन दोनों में से एक नई केस स्टडी आनी ही आनी है, तय है ये। क्या ये बात समझ में आती है? और किसी भी क्वेश्चन का फर्स्ट का पार्ट हो जाना क्या उसको इंपॉर्टेंट बना देता है? किसी भी पेपर के फर्स्ट का पार्ट अगर आपको मिल जाए कि हाँ इसमें से, तो इसका मतलब अब आप इस एक्ट को नहीं छोड़ सकते। 3 एक्ट आपके आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स। इसका मतलब कल को अगर आप चाहें तो LLP छोड़ सकते हैं, हो सकता है पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए पार्टनरशिप छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या कंपनी छोड़, ये सेल्स ऑफ गुड्स छोड़ सकते हैं? नहीं। हालांकि छोड़ना कुछ भी नहीं है। हम आगे क्वेश्चन नंबर C पे पढ़िए क्या लिखा गया। व्हाट इज मेंट बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स? कितने टाइप की कैटेगरी की डिलीवरी होती है? 3। पहला एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। हालांकि उसने अभी हमसे टाइप नहीं पूछा, सिर्फ क्या पूछा है, डिलीवरी क्या है। तो डिलीवरी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड डिलीवरी। अब वो डिलीवरी की कैटेगरी है हमारे पास 2 से 3। अब इसका आंसर लिखना क्या है उसे ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट का C। तो पहले जब आप लिखेंगे तो आप बताएंगे कि डिलीवरी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है। क्या ये बात समझ में? हालांकि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ आपको, ये तो हर बार बताएंगे ही। देखिए डिलीवरी मीन्स, डिलीवरी का क्या मतलब है? वॉलेंट्री ट्रांसफर, मतलब आपके ऊपर कोई कोई प्रेशर नहीं कर रहा। पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एज अ जनरल रूल डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज इफेक्टेड टू पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर और एनी ऑथराइज्ड पर्सन टू होल्ड देम इन दिस बिहाफ। ये आप याद करेंगे। पहले सिंपल डेफिनेशन क्या है? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक पार्ट हो गया इसका। दूसरा पार्ट ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ सेलर को ही दूं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं गुड्स के साथ कुछ ऐसा करूं जो उसका पोजीशन या तो सेलर के पास चला जाए या फिर किसी ऐसे पर्सन के पास जो सेलर ने ऑथराइज किया है। ऐसा हो सकता है ना, किसी थर्ड पार्टी को डिलीवरी कर दी हमने। क्या ये बात समझ? तो 2 पार्ट में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। उसके बाद इसकी कितनी कैटेगरी है? 3। पहला कौन सी डिलीवरी है? एक्चुअल डिलीवरी, जिसमें आप फिजिकल ट्रांसफर करते हैं। दूसरा नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है बताइए फटाफट से। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है? क्या सेलर से बायर के पास गुड्स जाते हैं? नहीं। क्या सेलर से थर्ड पार्टी के पास गुड्स जाते हैं? नहीं। कहाँ गुड्स जाते हैं? वो गुड्स सेलर के पास होते ही नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी के पास होते हैं जो पहले होल्ड कर रहा है गुड्स किसके बिहाफ पे? सेलर के बिहाफ पे। लेटर ऑन एक्सेप्ट या एक्नॉलेज करता है कि नाउ ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर। इसी को कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं, जिसमें एक्चुअल पोजीशन में चेंज नहीं आता, ना ही कस्टडी में चेंज आता है। क्या ये बात समझ में आई? ये इसकी डेफिनेशन है। और लास्ट सिंबॉलिक में क्या होता है? जिसमें टोकन ऑफ डिलीवरी, मतलब कुछ भी हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल लिखेंगे आप, जैसे कि टाइटल ऑफ गुड्स, बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे रिसिप्ट और डिलीवरी ऑर्डर्स और की ऑफ अ वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स। तो क्या ये कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी? वेयर हाउस की दे दी जिसके अंदर गुड्स हैं, क्या ये कंस्ट्रक्टिव हुई? नहीं, उसमें तो की भी वेयर हाउस वाले के पास ही है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको याद क्या करना है, लिख लीजिए। जो नई चीज़ है इसमें याद करने वाली, मई 18 फर्स्ट का C। मैं बता रहा हूँ आपको किस किस क्वेश्चन में क्या क्या करना है अलग से।
मे 18 फर्स्ट का सी, डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी, ये आपको अच्छे से याद करनी है। डिलीवरी है क्या चीज़? तो एक तो वॉलंटरी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये तो है ही, और उसके बाद जो वाला पॉइंट है ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इसे अच्छे से लिख के याद करेंगे। पहला समझ में आ गया आपको क्या करना है इसमें। नेक्स्ट आ गए हम सीधे फोर्थ के ए पार्ट पे। क्या ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट स्टेट द असेंशियल्स। ये मैंने याद भी कराया था आपको, याद है रिवीजन के समय पे, कि जो असरटेनमेंट है वो किस तरीके से कर सकते हैं, कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, किस किस चीज़ को लेके है। आंसर पढ़िए इसका जल्दी से, और क्या ये आंसर आपने जो लिखा है उसी के जैसा है, पढ़िए। कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल किसके लिए होना चाहिए? अनएसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स, जो कि क्या होना चाहिए? कंफर्म करना चाहिए डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी से, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड होना चाहिए, और बाकी सारे रूल जो है वो अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड थे, कि अप्रोप्रिएशन जो करोगे आप वो विद द असेंट ऑफ बायर भी हो सकता है और बायर विद द असेंट ऑफ सेलर भी हो सकता है। जो अप्रूवल है आपकी वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड है, और पहले भी ली जा सकती है और बाद में। ये आंसर हमने थोड़े दिन पहले हम जब रिवाइज कर रहे थे तब याद किया था, याद होगा आपको थोड़ा बहुत। और ये बार बार क्या आता है? आंसर इज यस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आएगा, इसका आंसर शायद आपके पास होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये फोर्थ का ए पार्ट था, अब आते हैं फिफ्थ के ए पार्ट पे। बताइए, डी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ई, कितने रुपए के लिए? 5 लाख के। कितने दिन के उधार पे? 15 दिन। मिस्टर डी ने गुड्स जो है वो डिलीवर कर दिए हैं ड्यू डेट को, और अब जो है ई मना कर रहा है। बताइए क्या होगा आगे? अनपेड सेलर बन गया ये, 15 दिन के उधार पे दिए थे, 15 दिन के बाद उसने गुड्स भी डिलीवर कर दिए लेकिन पैसे नहीं दे रहा है, तो अब क्या होगा बताइए कहानी में आगे जल्दी से। किसके पास राइट आएंगे, किसके खिलाफ? सेलर के पास राइट आएंगे, गलत। सेलर के पास राइट आएंगे गुड्स के खिलाफ या बायर के खिलाफ? बायर के खिलाफ। गुड्स के पास आएंगे क्या? हाँ सही है, गुड्स के लिए आएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेलर के पोजीशन से जा चुके हैं, और किसके पास है? बायर के पास। तो जो बायर सेलर के राइट है अनपेड सेलर के अगेंस्ट गुड्स, वो तो नहीं हो सकते। अब कौन से होंगे? अगेंस्ट प्राइस। तो कितनी चीजें हो गई अगेंस्ट बायर? कितनी चीजें हो गई? प्राइस, डैमेजेस और इंटरेस्ट। शूट फॉर प्राइस, शूट फॉर डैमेजेस और शूट फॉर इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका भी आंसर है, हालांकि ये आप जानते हैं कि ये स्टडी मैट में भी आंसर था। जल्दी से दिखा देता हूँ मैं, इस पर कोई डिस्कशन की बात नहीं है। क्या ये बात समझ में? आप लेकिन इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि इस पैराग्राफ में ऐसी कौन सी बातें लिखी गई हैं जो हमारे कंटेंट को थोड़ा सा वीक बना सकती है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं। मिस्टर डी ने गुड्स बेचे हैं किसको? मिस्टर ई को। कितने रुपए के? 5 लाख के। कितने दिन के क्रेडिट पे? 15 दिन। मिस्टर डी ने डिलीवर कर दिए हैं गुड्स ऑन ड्यू डेट एंड ही रिफ्यूज टू पे, सो मिस्टर डी इज एन अनपेड सेलर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सेक्शन। आप अपनी लिस्ट देखिएगा, उसमें मैंने ये चीज़ लिखवाई हुई है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 आपको पता होना चाहिए, अनपेड सेलर की बात की गई है। गुड्स डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द फॉर द प्राइस। तो ये वाली बात आप यहाँ पर ऐड करेंगे, अपने आंसर में लिख लीजिए। मे 18 के 5th के सी में इंट्रोडक्शन पार्ट आप दोबारा से इसका लिख के देखेंगे। सॉरी 5th का ए, सी लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लिख के देखेंगे, लिख के देखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर इसके दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि राइट्स ऑफ मिस्टर डी, अनपेड सेलर के 2 राइट्स होते हैं। बताइए कौन कौन से? राइट अगेंस्ट गुड्स और राइट्स अगेंस्ट बायर। तो हम इस बात को बताएंगे कि हम भूले नहीं है, अगेंस्ट गुड्स वाले हमें याद है। कैसे बताएंगे? पढ़िए। एज द गुड्स आर हैव पार्टेड अवे फ्रॉम द डी। पार्टेड अवे का मतलब क्या होता है? चले गए हैं। किसके पास से? डी मतलब कौन? सेलर के पास से। देयरफॉर मिस्टर डी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, ही कैन ओनली एक्सरसाइज द राइट्स अगेंस्ट द बायर, विच इज जो हमने नीचे समझाए हुए हैं। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का, ठीक। ये मे 18 वाला पेपर है आपका। हम आगे वापस किस में? नवंबर 18 में। तो मे 18 के पेपर में हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक, जब हम डिलीवरी की डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो उसमें कंटेंट वीक ना हो जाए तो वो दोबारा लिख के देखेंगे। दूसरा, अनपेड सेलर का जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो पूरा ना लिख के, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ। अब ये है नवंबर 18। इतना बड़ा पेपर कैसे हो गया? फर्स्ट का सी पार्ट। डिफरेंस करना है आपको किसके बीच में? एसर्टेन गुड्स और अनएसर्टेन। पहले आप मुझे बताएंगे होते क्या हैं?
ठीक है। और अनअसर्टेन मतलब क्या होता है? व्हेन फ्रॉम द लार्ज क्वांटिटी और फ्रॉम द गुड्स आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और एसर्टेन। ठीक है, तो इसका आंसर अब लिखना किस तरीके से है ये देखिए जल्दी से। नवंबर 18 फर्स्ट का सी, इस तरीके से आप लिखेंगे इसको, ये लिखना है पैराग्राफ फॉर्म में। क्या आपने डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है? इसका नहीं लिखा हुआ, तो मजबूरी हमारी जैसे इन्होंने लिखा हुआ वैसे, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत कम है इसलिए टेबल नहीं बन पाएगी। तो दोनों के अच्छे तरीके से डेफिनेशन ही इसके बीच में डिफरेंशिएशन होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो लिख लीजिए नवंबर 18 के फर्स्ट के सी पॉइंट को आपको कंप्लीट लिखना है। एक बार थोड़ा सा मैं रीड करा देता हूँ, कहीं कोई नई बात उन्होंने ना लिख दी हो। Ascertain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे। द टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट हैज़ बीन जुडिशली इंटरप्रेटेड। इसका मतलब ये जो ascertain goods है ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट डिफाइन नहीं करता, अदरवाइज यहाँ सेक्शन लिखा होता। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, कैसी इंटरप्रिटेशन है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है जो निकाली गई है। क्या? In actual practice, the term ascertain goods is used in the same sense as specific goods। क्या ये सारी बातें कहीं भी उन्होंने डेफिनेशन में लिखी हैं अपने? नहीं। कहीं स्टडी मैट में लिखी हैं अपने? नहीं। लेकिन क्या सजेस्टेड आंसर में है? यस। तो हमें क्या फॉलो करना है? सजेस्टेड आंसर, जब डिफरेंस की बातें की जा रही हैं। ठीक है। व्हेन फ्रॉम अ लॉट, यहाँ से आंसर शुरू हुआ। अब प्रॉब्लम क्या आई सुनो जरा ध्यान से। जैसा आपने स्टडी मैट में लिखा हुआ था वैसा हमने पढ़ लिया, और जब डिफरेंस की बात आएगी तो हम अनएसर्टेन लिख देंगे, एसर्टेन लिख देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे। लेकिन क्या ये सारी बकवास हम लिखेंगे? नहीं, क्योंकि हमने कभी पढ़ी ही नहीं। लेकिन उनके सजेस्टेड आंसर में है, और आपकी जो कॉपीज चेक होती हैं वो सजेस्टेड आंसर से होती हैं। बात खत्म। क्या ये बात समझ में है? तो आपके पास 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा होने चाहिए। किसको लेके? एसर्टेन गुड्स को लेके, कि एसर्टेन गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट में डिफाइन नहीं किए गए हैं, लेकिन कैसे इंटरप्रेट किए गए हैं? जुडिशियली इंटरप्रेट किए गए। बाकी उसके बाद जो बातें हैं वो सारे ऐसे, और इसे सेम माना जाता है जैसे कि स्पेसिफिक गुड्स। 3 बातें समझ आई। पहला, कहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है? सेल्स ऑफ गुड। तो कैसे डिफाइन किया गया है? जुडिशियली इंटरप्रेट किया गया है। तीसरा, इसे सेम माना जाता है जैसे कि स्पेसिफिक गुड्स। फिर जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं अनअसर्टेन गुड्स में। These goods which are not specifically identified or ascertained at the time making are known as ascertained. They are indicated or defined only by description और sample। बस ये आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा आंसर लिखेंगे अगर एग्जाम में है, तो मैं नंबर नहीं कटवाने हैं। ठीक है। आपको ये रीज़न समझ में आया कि लॉ में मार्क्स क्यों कटते हैं, कि जो लिखा गया है वो सजेस्टेड में कुछ और दिखा रहा है, और जो चेकिंग होगी वो सजेस्टेड के हिसाब से। हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह ऐसा हो सकता है। क्या ये बात समझ आई? लिख लिया आपने। उसके बाद आए हम वापस 4th का ए पार्ट। बताइए क्या लिखा गया है? डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटेम्प्टर और एक्सेप्शन। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटेम्प्टर भी आपने लिखा हुआ है, और ये शायद आपके स्टडी मैट का भी क्वेश्चन आंसर वाली लिस्ट में है। तो क्या लिखना है ये देख लीजिए। कैविटेम्प्टर आपके पास यहाँ पर है। लेट द बायर बी अवेयर, क्या क्या मतलब है उसका, और एक्सेप्शन शायद आपको सारी चीज़ें पता होंगी। समझ आता है आपको? एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में लिखने से पहले। ठीक है। तो ये 4th का ए पार्ट था, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। आगे चले 5th का ए पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा। देखो, क्या ये आपको एक अच्छे लेवल की केस स्टडी दिखाई दे रही है? यस। जब भी बड़ी केस स्टडी होगी आपको हो सकता है डाउट आए, तो आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। मिस्टर जी ने कुछ गुड्स बेचे हैं, किसको? एच को। वेरी गुड। हालांकि रिक्वायरमेंट क्या है? विल योर आंसर भी डिफरेंट नहीं है। एनालाइज द अबव सिचुएशन, डिसाइड हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यही है डिस्प्यूट का केस, किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। ठीक है। फॉर द अबव डैमेज, विल योर आंसर भी डिफरेंट इफ ड्यूज वर नॉट सेटल्ड एंड कैश इज स्टिल पेंडिंग। तो पढ़ते हैं, 2 बार में आंसर देना है हमें। मिस्टर जी ने गुड्स बेचे हैं, किसको? एच को। इसका मतलब जी कौन? सेलर, और एच कौन है? बायर। एच फॉर सर्टेन प्राइस बाय इशू ऑफ एन इनवॉइस बट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव्ड। क्या पेमेंट हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है? आप बताइए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में अनटिल अनलेस एक स्पेसिफिक कंडीशन दी गई है कि जब तक प्राइस पे नहीं होगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, जब तक ये एक्सप्रेसली ना लिखा गया हो। पेमेंट ऑफ प्राइस का कोई रिलेवेंस नहीं होता ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में। ये आपको बात पता होगी। हमने केसेस भी पढ़े 19, 20, 21, 22, बहुत सारे केसेस में ट्रांसफर ओनरशिप हुई थी, कहीं प्राइस नहीं आता। क्या ये बात समझ में आई? ऑन द डे द गुड्स वर पैक्ड, पहला काम उसने कर दिया। एंड लाइंग इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर जी, पैक कर दिया है। इसका मतलब उसने एप्रोप्रिएट कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सेलर या उसका कोई एजेंट पिक्चर में नहीं आया। तो हम कहानी में आगे बढ़े।
द गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एच एजेंट, तो इसका मतलब उसका व्यक्ति आया और उसने उसकी अप्रूवल भी दे दी होगी। एंड वर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, जैसा हमने बोला था वो उसी के हिसाब से है, इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस दे के गया है। लेटर ऑन द ड्यूज ऑफ द गुड्स वर सेटल्ड इन कैश, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा बताइए। अनएप्रोप्रिएटेड गुड्स थे, अनएसर्टेन गुड्स थे, उन्होंने अप्रोप्रिएट भी कर दिए, एसर्टेन भी कर दिए, उसके एजेंट के सामने कर दिए, उसे बता भी दिया। आगे जस्ट आफ्टर रिसीविंग द कैश, अब जैसे ही कैश मिला किसको, कितनी मुश्किल पॉइंट, सेलर को मिलेगा कैश, किसको मिलेगा, सेलर को। मिस्टर जी आस्क मिस्टर एच दैट गुड्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम हिज गोडाउन टू इनेबल हिम टू स्टोर द अदर गुड्स परचेज बाय हिम। बताइए जी ने कोई गलत बात कही या सही बात कही, कह रहे भाई साहब आपके गुड्स से पेमेंट आ चुकी है, आप इसे यहाँ से ले जाइए, मुझे और भी काम करने हैं और ज़्यादा गुड्स रखने हैं। आफ्टर वन डे सिंस मिस्टर एच डिड नॉट टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, मिस्टर जी केप्ट द गुड्स आउटसाइड द ग्राउंड इन एन ओपन स्पेस, ड्यू टू रेन सम गुड्स वर डैमेज। बताइए किसकी गलती, बायर की गलती है, सोच लीजिए। देखो मैं भी आपका आंसर बदल दूंगा तुरंत, पहले आप सोच लीजिए अच्छे से। पक्का आप अपना आंसर नहीं बदलेंगे? नहीं। सोच लीजिए, अब बदलोगे। देखो क्या लिखा है, आज तुमने बताया और कल गुड्स तुमने बाहर रख दिए। क्या ये एक रीजनेबल टाइम है मुझे अपने गुड्स ले जाने देने के लिए? प्रोविजन में तो यही लिखा गया है कि आप पहले नोटिस दोगे, और रीजनेबल टाइम में अगर बायर या उसका एजेंट गुड्स नहीं लेके गया, प्रोविजन में तो यही लिखा है ना कि पहले सेलर को नोटिस देना है, किसको, बायर को, और एक रीजनेबल टाइम देना है, और रीजनेबल टाइम के बाद ना आए तो जो तुम्हें एक्शन लेना है वो ठीक है। क्या एक दिन का समय एक रीजनेबल टाइम है? मेरा सवाल आपसे ये है। अब आपका आंसर बदलेगा या नहीं, पहले तो ये बताओ भाई। आज मैंने फोन किया, कल सुबह तक वो नहीं आया, मैंने कहा बाहर निकालो गुड्स, बताओ क्या ये सही किया गलत किया, आप बताइए। एक दिन क्या एक रीजनेबल टाइम होता है? आज मैंने फ़ोन किया, कल तक गुड्स ले जाना, और ना हम जज हैं, इसलिए आपका आंसर सही है। क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं सोचना भाई, एक दिन हो कुछ भी हो, हमने बता दिया, तुम लेके नहीं गए, बात खत्म। अब एक दिन रीजनेबल टाइम है या नहीं, कोर्ट डिसाइड करे, हम कौन डिसाइड करने वाले? क्या ये बात समझे? तो हमें एक, ये अभी आपके दिमाग में नहीं जा रहा, मैं बता दूं आपको, मैं जो बोल रहा हूँ ये आपका दिमाग है जो लेके जाओगे आप पेपर में। हाँ समझ में आई बात? ये है तो एक दिन पे हमें गौर नहीं करना है यहाँ पर। क्या ये बात समझ आई? आगे जाते हैं। रेफरिंग टू द प्रोविजन, उन्होंने कहा एनालाइज द अबव सिचुएशन, डिसाइड हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव डैमेज। तो बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या ये लिख देने से 6 नंबर मिल जाएंगे? नहीं। तो आप बताइए आपके आंसर की फ्रेमिंग क्या होगी? पहले क्या लिखेंगे आप? ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। एसेटेन कैसे हुए हैं गुड्स एनएसेटेन से, और बाद में उसको बताया गया, अप्रूवल दिया गया उसके एजेंट वगैरह से, ठीक है। उसके बाद अब केस को लिख दिया आपने और कंक्लूजन लिख दिया। तो प्रोविजन में ये तो कहीं आया ही नहीं कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की कि गुड्स के साथ कुछ भी करने से पहले नोटिस देना पड़ेगा उसे, किसको? बायर को। और अगर रीजनेबल टाइम में बायर अपने गुड्स नहीं ले जाता है तो फिर ये सेलर की गलती नहीं होगी, गुड्स विल बी एट बायर्स रिस्क। ये बात पहले हमें अपने प्रोविजन में ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके हम इन द गिवन केस और कंक्लूजन लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का, ठीक है। पहली बात तो ये समझना, इसी कंक्लूजन तक आने में हमें दिमाग लगेगा कि बायर की गलती है या सेलर की। अब मान लीजिए किसी बच्चे के दिमाग ने कहा ये सेलर की गलती है, तो पूरा प्रोविजन लिख रहा है, सब काट देंगे, वो पहली लाइन में लिख दिया उसने सेलर की गलती। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। अब अगला बताइए, वीडियो और आंसर भी डिफरेंट। इफ द ड्यूज वर नॉट सेटल्ड एंड कैश इज स्टिल पेंडिंग। बताइए क्या आपका आंसर बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। कैश की पेमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र के जो रूल्स हैं वो हो चुके हैं पूरे। इसका आंसर पढ़ना ज़रूरी है। नवंबर 18 का कौन सा वाला आंसर है ये? 5th का ए। ये देखिए, when the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take the delivery and the buyer does not within reasonable time after such request take the delivery of the goods, he is liable for the seller for any loss occasioned by the neglect or refusal to take the delivery and also a reasonable charge for the care and custody of the goods। तो ये नया प्रोविजन, न्यू प्रोविजन।
हालांकि पता हमें है क्या लिखना है, लेकिन जो प्रोविजन जहाँ से शुरू होगा, हमारा क्वेश्चन के प्रोविजन को शुरू करना और उनके क्वेश्चन के प्रोविजन को शुरू करना, उन्होंने पूरा जो डोमिनेट किया है प्रोविजन को, वो इसी मुद्दे को लेके किया है जिस पे डिस्प्यूट। लिख लीजिए फटाफट से, नवंबर 18 का 5th का ए है, और ये सारी बात सेक्शन 44 में लिखी गई है कि गुड्स कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसको लेना है। ठीक है, क्या हो गया? कुछ ज़रूरी काम है, फ़ोन कर लो, यहाँ दिमाग रखो। क्या मना कर दिया? ये आना है अभी। यहाँ तक समझ में आया आपको? जो लिखा गया है क्या वो लैंग्वेज डिफिकल्ट है? नहीं, लेकिन कहीं भी इनके स्टडी मैट में नहीं है। अचानक से प्रोविजन एकदम पैदा होता है एग्जाम में। क्या ये बात? हालांकि ये चीज़ आपको पता है कि सेलर जैसे ही बोलेगा किसको, बायर को रीजनेबल टाइम में ले जाना पड़ेगा, और अगर वो रीजनेबल टाइम में नहीं लेके गया तो मान लीजिए उसने गुड्स बाहर नहीं रखे लेकिन उसके गुड्स आ गए, तो उसके गुड्स जो आया वो रख नहीं पाया, तो पड़ोस में उसने गोडाउन को हायर किया और वहाँ पर पैसे लिए। ऐसी भी केस स्टडी बनाई जा सकती है। तो आपसे पूछेगा ये जो हायर चार्जेस हैं ये कौन पे करेगा? तो अभी तो सेलर पे कर रहा है, लेकिन ये किससे रिकवर कर सकता है? बायर से। ये ऐसा नुकसान है जो बायर की केयरलेसनेस और नेग्लेक्शन की वजह से हुआ है टू टेक द डिलीवरी। क्या ये अभी तो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने गुड्स बाहर रख दिए, तो बताओ किसके? तो भी बायर के। अगर उसे कोई लॉस हो जाता, किसको? सेलर को। या कोई एक्सपेंस बियर करने पड़ जाते कस्टडी में रखने के लिए, कोई रीजनेबल टेक केयर करने के लिए, उसके कुछ खर्चे हो रहे हैं, वो सब वो किससे रिकवर करेगा? बायर से। ये सारी बात उन्होंने प्रोविजन में लिख दिया, आगे कहीं आपको केस स्टडी में मिल सकती है। क्या जो बात बता रहा हूँ मैं समझ में आई? आगे चलते हैं 6 नंबर में। प्रॉपर्टी इन गुड्स और बेनिफिशियल राइट इन द गुड्स पासेस टू द बायर एट द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिपेंडिंग अपॉन अनसर्टेनमेंट। अब ये अप्रोप्रिएशन वाली चीजें आ गई जो हम पहले लिखने वाले थे। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद इन द गिवन केस सिंस मिस्टर जी ऑलरेडी इंटीमेटेड मिस्टर एस दैट ही वांटेड टू, हमारी सारी बातें सही थी लेकिन ये चीज़ मिस हो जाती। अब उनके पास राइट होता, वो 6 में से 2 नंबर काटे, 3 नंबर काटे, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए लॉ के आंसर्स जैसा वो चाहते हैं हम वैसा ही प्रेजेंट करेंगे। 80% आंसर हमारा फिर भी वही होता जैसा उनका है, लेकिन क्या थोड़ा सा डिफर कर जाता? आंसर इज यस। रिस्क जो है वो प्राइमा फेसिया फॉलो करती है ओनरशिप को। ये बात आप हमेशा बताएंगे जब भी कोई डिस्प्यूट होगा कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, बट आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स आर, जो ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद बायर के रिस्क भी होते हैं, चाहे डिलीवरी हो या ना हो। ये लाइन पढ़िए, कितनी सुंदर लाइन है, पढ़िए। बट आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देयर इन मतलब गुड्स टू द बायर, द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट। इसका मतलब चाहे सेलर के पास रखे हो चाहे बाई। ये तो हमने बहुत सारे केस देखे हैं। ठीक है, आगे इन द गिवन केस वगैरह हो गया। इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, तो यहाँ पर पहले लिखा है मिस्टर जी द लॉस ऑफ गुड्स डैमेज शुड बी बोर्न बाय मिस्टर एच। एच बियर करेगा, और एच कौन था? बायर या सेलर? बायर। Next, if the price of the goods would not have settled in the cash and some amount would have been pending, Mr. G would be treated as an unpaid seller and he can enforce the following right against the goods। तो उन्होंने देखो फिर से आंसर बदल दिया कि अभी तुम्हारा प्राइस पेंडिंग है, तो वो क्या बन जाएगा? अनपेड सेलर। और गुड्स किसके पास है? गुड्स किसके पास है? सेलर के पास। तो वो क्या अपने अगेंस्ट गुड्स वाले राइट्स को भी इन्फोर्स कर सकता है? आंसर इज यस। वेयर द गुड्स रॉन्गफुली रेगुलेट्स द सेलर में स्यू फ्रॉम प्राइस। तो पहला क्या कर सकता है? वो स्यू कर सकता है किसके लिए? प्राइस के लिए। दूसरा पढ़िए, वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डेट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। तो ये इन्होंने न्यू केस बताया, हालांकि इसे बताने की जरूरत नहीं थी। क्या ये बात समझ में आई? अब जब उसके पास गुड्स हैं तो क्या वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट वगैरह सब लगा सकता है? ये नहीं लगा सकता, बताइए। स्टॉपेज इन ट्रांजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गुड्स रास्ते में नहीं है, उसके पास है। लियन की जरूरत पड़ेगी क्या? यस। तो वो लियन भी लगा सकता है, प्राइस भी मांग सकता है, सब काम कर सकता है। और एक केस उन्होंने बता दिया कि अगर प्राइस ये तय हुआ कि एक सर्टेन डेट पे पे करना ही करना है, तो क्या इसका ओनरशिप से कोई लेना देना है? नहीं, फिर तो पे करना ही पड़ेगा, उसके लिए स्यू कर सकते हैं। wrongfully neglects or refuses to pay such price, the seller may sue him for the price although the property in the goods has not been passed and the goods have not been appropriated। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? पहले केस में हम ये कह रहे हैं क्योंकि ओनरशिप पास हो चुकी है, अब हम उससे प्राइस मांग सकते हैं। गुड्स डिलीवर होने पे प्राइस मांगते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर होने पे? पहले तो ये बताइए। जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है और गुड्स हमारे पास है तो हमारे पास दोनों अधिकार होते हैं, या तो हम गुड्स के खिलाफ कोई एक्शन ले लें या बायर के खिलाफ प्राइस मांग लें हम अपना। उन्होंने कहा अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो या हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हो कि प्राइस एक सर्टेन डे पे ही पेबल है, तो चाहे तब तक ओनरशिप पास हुई थी या नहीं हुई थी, तुम प्राइस के लिए स्यू कर सकते हो। ये बात लिखी हुई, तो मैंने आते ही क्लास में डिस्कस की थी शायद ये बात।
जब प्राइस एक सर्टेन डे पे पेबल होता है। तो लिख लीजिए फटाफट से, जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, कौन से ईयर का था ये? नवंबर 18 का। आप इसे लिखेंगे और डिट्टो लिखेंगे जैसा इन्होंने लिखा हुआ है। जल्दी से लिख लिया आपने? इसका टॉपिक लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, डिफॉल्ट इन टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बायर। मतलब क्वेश्चन के ऊपर आप टॉपिक लिखेंगे जो जो लिखने वाले हैं जिसका आंसर, ताकि आपको एग्जाम के समय पे पता रहे। टेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द बायर। तो ये नवंबर 18 तक हमने डील कर लिया है। आगे चले हम मई 19। फर्स्ट का सी क्या बोला है उसने? इम्प्लाइड वारंटीज। क्या सीधा सीधा आंसर है इसका इम्प्लाइड वारंटीज का? कितनी इम्प्लाइड वारंटीज होती हैं? 4। पहला S2 अनडिस्टर्ब पोजीशन, दूसरा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एनकम्बरेंसेस, तीसरा क्वालिटी और फिटनेस, और चौथा डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स को डिस्क्लोज करना है आपको। ठीक है, तो ये 4 आंसर है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। फिर आए हम कौन से वाले पॉइंट पे? 4th का ए। क्या ये भी क्वेश्चन बार बार आता है? अ नॉन ओनर कैन कन्वे अ बेटर टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर ऑफ द गुड्स, डिस्कस द केसेस व्हेन अ पर्सन अदर देन। तो इसका मतलब सेल बाय नॉन ओनर का केस है, जिसके अंदर मुझे बताइए कौन कौन से होते हैं? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, 2 वो जो अजीब वाले थे, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला और एक 2 इंग्लिश वाले। सेल बाय वन हु ऑलरेडी सोल्ड द गुड बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ, एंड सेल बाय द बायर हु ऑब्टेन्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू हिम। और वो जो खरीद रहा है वो गुड फेथ में खरीद रहा है, ये तो हम अंदर बता देंगे। तो ये तो 5 केस हो गए। और भी हैं क्या इसके अंदर? हमने तो 4 लिखे हैं, अभी तो 4 ही बताए हैं। 8 कहाँ से आ गए इसमें? आठ ही हैं। हाँ बताओ कौन कौन से? स्टॉपल, अनपेड सेलर, अदर एक्ट्स जो हैं। 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 7, 8। पहले हमने 5 बता दिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4th का ए। तो 19 में ये जो इम्प्लाइड वारंटीज़ है ये भी मैंने यहाँ पर दे दी हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो देख लेना। हालांकि आपके पास इसके आंसर होंगे। और ये रहा पहला कौन सा है? मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा कौन सा है? वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। तीसरा कौन सा है? वही 2 वॉइडेबल वाले। और 4th और 5th कौन से हैं? वही सेलर वाले और बायर वाले। उसके बाद आता है कौन सा? स्टॉपल। और दूसरा कौन सा होता है? अनपेड सेलर और सेल अंडर द अबव प्रोविजन। सारे याद होने चाहिए आपको, 6 नंबर तभी मिलेंगे। ठीक है, आप अपने आंसर की कंटेंट को देख लीजिएगा। आगे चले 4th का ए। अब आते हैं 5th के ए पे। फिर से एक बड़ा क्वेश्चन है। मैसर्स, क्या नाम है इसका? वुडवर्थ। हालांकि यहाँ से ना पढ़ के हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए? एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एज वेल एज द सेलर अकॉर्डिंग टू द कैवेट एम्प्टर। क्या क्या ड्यूटी है? तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसका आंसर दिखाऊं कैसे लिखना है। वेदर दास वुड बी एबल टू गेट द मनी बैक और राइट काइंड ऑफ वुड एज रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग पर्पस। अब इसका मतलब ये है कि बायर ने कोई पर्पस बताया होगा सेलर को, कुछ गड़बड़ हुई होगी और उसके बाद वो चाहता है कि अपने गुड्स जो है वो वापस ले ले, या प्राइस या सही तरीके के गुड्स मिले। अब पढ़ते हैं। मैसर्स वुडवर्थ एंड एसोसिएट एक फर्म है जो डील करती है किसमें? होलसेल एंड रिटेल ऑफ किसमें? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ वुडन लॉग्स कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। दे डेल्ट विद द रोज वुड, मैंगो वुड और टीक वुड और बुरमा वुड। क्या ये बात समझ में आ गई? मिस्टर दास, एक कस्टमर आया शॉप पर और उसने बोला कि मुझे वुडन लॉक्स चाहिए। मेजरिंग साइज बता दिया उसने, 4 इंच ब्रॉड और 8 फीट लॉन्ग एज रिक्वायर्ड बाय द कारपेंटर। मेरे कारपेंटर ने कहा है कि ये साइज का चाहिए। बात खत्म। आगे मिस्टर दास ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये वुड ऐसे देना जो कि बेस्ट सूट हो किसके लिए? फॉर द मेकिंग वुडन डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स। इसका मतलब वो यहां से आया। अगर इस कहानी में मैं पर्पस हटा दूं और उसने ऐसी ही क्वालिटी जो तुमने डिस्क्रिप्शन दिया था उसी के हिसाब से गुड्स दे दिए हमने, उतनी ही लेंथ के उतने ही विड्थ के, और तुम्हारे पर्पस को सूट नहीं किया, तो बताइए क्या तुम सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि तुमने तो बताया था मेरे कारपेंटर ने ये साइज मंगाया है। अब तुमने कहा मैंने साइज भी बताया आपको और पर्पस भी बताया।
द शॉप ओनर एग्रीड एंड अरेंज द वुडन पीसेस कट इनटू एज पर द बायर्स रिक्वायरमेंट, जैसे उसने बोला। द कारपेंटर विजिटेड द दास नेक्स्ट हाउस एंड ही फाउंड द सेलर हैज सप्लाइड द मैंगो ट्री व्हिच वुड बी मोस्ट अनसूटेबल फॉर द पर्पस। अब डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर क्या कहेगा, ये किसकी गलती है? बायर की। सेलर क्यों बताएगा भाई? तुम्हें साइज पता है, अपने कारपेंटर को साथ में लेके जाओ। एक्सेप्शंस में है जब पर्पस बता दिया जाए, तो पहले तो हम यही बताएंगे ना कैविट एम्प्टर क्या कहता है, फिर उसके बाद एक्सेप्शन बताएंगे आगे। द कारपेंटर आस्क्ड किसको? मिस्टर दास को, टू रिटर्न द गुड्स ऑफ वुडन लॉक एज इट वुड बी, ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कह रहे द शॉप ओनर रिफ्यूज टू रिटर्न द गुड्स ऑन द प्लीड दैट द लुक्स वर कट टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ मिस्टर दास एंड हैन वुड नॉट बी रीसोल्ड। किसकी कंटेंशन सही है, बायर की या सेलर की? बायर की। लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग फिर से पढ़ लेते हैं हम कि क्या आंसर होना चाहिए। May 19, पहले उसने ड्यूटीज बताई हैं जहां पर फिर से हमारा आंसर थोड़ा फीका पड़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो पहले आपको ड्यूटी बतानी है, उसके बाद जो आप बात कर रहे थे ये पढ़ते हैं। As Mr. Das has specifically mentioned that the requirement of good which would be best suited for the purpose for making this, but seller supplied इसमें is most unsuitable purpose, इसीलिए जो Mr. Das is entitled to get the money back or right kind of good as required by the purpose. It is of the duty of the seller to supply such good as reasonably fit for the purpose mentioned by the buyer. हालांकि इसमें थोड़ा सा और आंसर हम ठीक तरीके से लिख सकते थे। पहला क्या लिखते हैं हम? पर्पस डिस्क्लोज कर दिया है। दूसरा, जो सेलर है वो डील करता है ऐसे ही गुड्स में भी डील कर रहा है, और उसके बाद रिलाय किया है उसकी स्किल और जजमेंट में। 3 पॉइंट्स में अगर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद एक बार ड्यूटी पढ़ लेते हैं। देखिए, ये तो लेट द बायर बी अवेयर वाले केस में, व्हेन सेलर डिस्प्लेज देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट इट इज़ फॉर द बायर टू मेक अ प्रॉपर सिलेक्शन और चॉइस ऑफ द गुड्स। इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव ही कैन नॉट होल्ड द सेलर लायबल। ये तो लिखा ही हुआ है आगे। The seller is no way responsible for the bad selection of the buyer. The seller is not bound to disclose the defects in the goods which he is selling. क्या ये सारी बातें आपने लिखी हुई है कैविट एम्प्टर में? दोबारा लिखनी है, जल्दी से बताइए। ये सारी बातें हमने लिखी हुई है। ड्यूटी ऑफ द सेलर अकॉर्डिंग टू द कैविट एम्प्टर की क्या ड्यूटी है? फिटनेस एज टू क्वालिटी। क्या एक्सेप्शंस बता रहा है वो? इसका मतलब इन केसेस में कौन लायबल रहेगा? सेलर। तो क्वालिटी और फिटनेस वाले में परचेज्ड, डिस्क्रिप्शन, मर्चेंटेबल, सैंपल एज वे ट्रेड, और उसने सारे नाम बता दिए। क्या ये बात समझ में आई? अब उसके बाद इनको मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए था इस वाले पॉइंट को। सारे उसकी जानने के चक्कर में आपने जो मेन मुद्दा था वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। उसके आंसर हम लिख चुके हैं 1-2 बार कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। क्या ये बात समझ आती है? पक्का। ये 5th का A क्वेश्चन था, और देखो जितना बड़ा आंसर नहीं है उससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। ये देखिए, समझ आती है बात? तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। लिख लीजिए 5th के A वाले आंसर को आपको लिखना है May 19, और हेडिंग भी डाल लीजिएगा। क्या हेडिंग है बताओ? किस चीज़ का क्वेश्चन है? कैविट एम्प्टर, एक्सेप्शन और पर्पस। है ना? फिर आ गए हम कौन से वाले में? नवंबर 19 वाले में। फर्स्ट का C देखते हैं क्या कहता है। इधर पढ़िए। अनएसर्टेन गुड्स हैं और इसकी अप्रोप्रिएशन बतानी है। क्या ये पहले भी आंसर देख चुके हैं हम, तो ये आसान है, इसे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा 4th का A। फिर से एक छोटा क्वेश्चन है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। अगेंस्ट द गुड्स वाले में कितने हैं? 3। पहला लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल। पढ़ लेते हैं एक बार। 4th का A, अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स में क्या क्या लिखना है आपको? तो पहले उन्होंने कहा कि हम ये ऐसे बताएंगे, लियन होता है, ये होता है और ये शॉर्ट में बताएंगे, फिर आपको पूरा बताएंगे, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन था। क्या ये बात समझ में? तो आंसर फ्रेमिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर 5th का A पॉइंट था। क्या 5th का एक क्वेश्चन देख लिया हमने? गीता गई है लोकल राइस एंड वीट सेलर के पास और उसे बोला है कि मुझे 100 kg ऑफ बासमती राइस चाहिए। ठीक है, नाम क्या उसने बता दिया? बासमती राइस चाहिए। यस। शॉपकीपर कोटेड द प्राइस ऑफ द सेम एज 125 per kg which she agreed. Miss Geeta insisted that she would like to see the
सैंपल ऑफ व्हाट विल बी प्रोवाइडेड टू हर बाय द शॉपकीपर बिफोर शी एग्रीड अपॉन सच परचेज। आगे शॉपकीपर ने उसे एक बॉल दिखाया राइस ऑफ सैंपल का, द सैंपल एग्जैक्टली कोरिस्पॉन्ड टू द एंटायर लॉट। आगे द बायर एग्जामिन्ड द सैंपल कैसे, कैजुअली, विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वाज ऑफ बासमती राइस बट इट कंटेन्ड अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन। The cook on opening the bags complained that the dish if prepared with the rice would not taste the same as the quality of rice as was not as per the requirement of the dish। के सारी बातें सेलर बायर ने सेलर को बताई थी, क्या आंसर इज नो। सिर्फ बताया था बासमती राइस चाहिए, उसने बासमती राइस ही दिए हैं, बस थोड़े बड़े और थोड़े छोटे हैं, जो कि उसने पहले ही आपको सैंपल दिखा दिया था। आपने कैजुअली उसको नोटिस मतलब कैजुअली देखा, एग्जामिन किया और नोटिस नहीं किया, तो गलती किसकी मानी जाएगी, सेलर की या बायर की, बायर की गलती मानी जाएगी। नाउ मिस गीता वांट्स टू फाइल अ सूट फॉर फ्रॉड अगेंस्ट द सेलर एलिजिंग हिम फॉर सेलिंग द मिक्स्ड गुड्स एंड चीप क्वालिटी राइस, विल शी बी सक्सेसफुल, नो। आगे एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ लॉ ऑन द सेल बाय सैंपल, की इसका क्या लॉ है, तो सेल बाय सैंपल को आपको एक्सप्लेन कर देना है। डिसाइड द फेट ऑफ द केस ऑन द ऑप्शन ओपन टू द बायर फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल एज पर द, क्या उसके पास बायर के पास कोई ऑप्शन है, आंसर इज नो। वुड योर आंसर बी इन केस मिस्टर गीता स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ प्राइस, क्या आपका आंसर उसने कहा मुझे इतने वाले राइस चाहिए, फिर उसने कहा ठीक है दे रहे हैं, और उसने सैंपल भी दिखाया है, बताइए। बताओ अरे हाँ या ना कुछ तो बताओ, बताइए। चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, चेंज होगा नहीं होगा, बताइए। अब इस पर फिर से ये मुद्दा आ जाता है कि अगर हम केवी टेम्पटर के हिसाब से बताएंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर सैंपल के हिसाब से बताएंगे तो भी आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही बातें सक्सेसफुल हैं इसमें, जैसा सैंपल दिखाया वैसा ही। हाँ, पर्पस के हिसाब से बताओगे तो बताओ तो चेंज होगा। पर्पस बताया था ना हमने तुम्हें कि ऐसी डिश बना रहे हैं जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स चाहिए, अगर वो बता दिया होता तो फिर आंसर चेंज हो जाता। अब इसका आंसर पढ़ते हैं, सबसे बढ़िया आंसर इसी का है। उसने कहा भाई साहब जब भी सेल होती है तो दो ही रूल लगते हैं, बल्क शेड करेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी एंड द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। क्या दोनों बातें इस केस में पूरी हो रही हैं, बल्क कॉरेस्पॉन्ड कर भी रहा है और बायर को हमने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी थी, अब वो नहीं देख रहा, उसकी वजह इन द केस इन लाइट ऑफ द प्रोविजन Miss Geeta will not be successful as he casually examined the sample of rice which exactly correspond to the entire lot without noticing the fact that जिसके अंदर छोटे बासमती तो थे लेकिन उसके अंदर मिक्स थे। क्या ये बात समझ में? आगे चलते हैं। उसने कहा इन द इंस्टेंट केस बायर डज नॉट हैव एनी ऑप्शन अवेलेबल टू हिम फॉर द ग्रीवेंस रिड्रेसल। फिर से सैंपल वाला पॉइंट उन्होंने बताया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया और बता दिया। उसके बाद लास्ट, in case Mrs. Geeta specified her exact requirement to length of the price, then there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. If it is not, the seller will be held liable. क्या ये वाली बात आपको समझ में है? तो इन्होंने किसके हिसाब से बताया, बताइए? डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कि भैया लेंथ बता दी थी, लेंथ के हिसाब से अब होना चाहिए, बात खत्म। सैंपल की बात वहाँ पर नहीं आई, सैंपल हटा दिया उन्होंने। उन्होंने क्या, हमने तुम्हें डिस्क्रिप्शन दी, बस डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। जहाँ डिस्क्रिप्शन है वहाँ सैंपल नहीं है, और अगर डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों होते हैं तो दोनों से मैच करना होना चाहिए, आपको पता हो। क्या ये वाली बात समझ में आई? तो जब ये वाला आंसर क्वेश्चन आएगा तो आप इसका जो आंसर है वो सेल बाय डिस्क्रिप्शन, और दूसरा डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है। हालांकि हमारे रूल में डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा था, सेलर। बायर का डिस्क्रिप्शन बताना एक तरीके से पर्पस बताना होता है या रिक्वायरमेंट बताना होता है। हमारे जब जो भी एग्जाम्पल है सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वो कौन देता था, सैंपल और डिस्क्रिप्शन। सैंपल भी डिस्क्रिप्शन दिखाता था, सेलर ही सैंपल दिखाता था, और सेलर ही डिस्क्रिप्शन बताता था अपने गुड्स पर लिखकर कि ये किस किस चीज़ का है। उस डिस्क जैसे हमने बताया था ना कि चाय की पत्ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि जम्मू की है या आसाम की है,
तो वहाँ लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन में, तो मैच करना चाहिए उससे, हम ये बात कह रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, लिख लीजिए इस आंसर को, आप लिखेंगे 5th का ए, और जो अटेम्प्ट है वो है नवंबर 19। फिर आए हम नवंबर 20 पे। थ्योरी क्वेश्चन है, इधर देखिए क्या लिखा है उसने, पढ़िए। राइट एनी 4 एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कैपिटेंटर एज पर द सेल्स ऑफ गुड। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो सिलेक्ट करेंगे जो सबसे छोटे वाले 4 लिख देते हैं, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपसे ये बोलूँगा छोटे और बड़े छोड़िए, जिसका कंटेंट आपको अच्छे से याद है वो लिखिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, फिर उससे मैटर नहीं करेगा। जैसे एजेंट वाले का कंटेंट आपको अच्छे से आता होगा, जॉइंट ओनर्स वाले का कंटेंट आपको अच्छे से आता होगा, वॉइडेबल वाले का कंटेंट भी आपको अच्छे से आता होगा। ये लेकिन क्या ये सब इसमें आएगा? नहीं, देख रहे हैं। तो कौन कौन सा लिखेंगे? सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी और फिटनेस। क्वालिटी और फिटनेस लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, आप बताइए। चलो वो लिखना चाहिए। हालांकि क्या ऐसा कुछ होता है क्वालिटी और फिटनेस जैसा नहीं, उसमें बताया जाता है ना। चलो कोई नहीं, तो कोई भी 4 लिखने हैं। इसके सजेस्टेड आंसर में वो सारे बता देंगे, आपको कोई 4 लिखने हैं। हम आगे 4th के ए में। नॉन ओनर कैन, जो मैं अभी आपको बात बता रहा था वो सारी बातें यहाँ पर अप्लाई होती है, और 6 नंबर का, और आपको सारे पॉइंट्स बताने। कितने पॉइंट्स हैं? 8। मर्केंटाइल एजेंट, जॉइंट ओनर, वॉइडेबल वाला, सेलर वाला, बायर वाला, अनपेड सेलर वाला, स्टॉपल वाला, और एनी अदर एक्ट वाला। चलो बहुत बढ़िया। 5th का ए। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट व्हाट रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब क्या होता है? उपचार, रेमेडीज अवेलेबल टू मिस आर। देखेंगे मिस आर कौन है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट द व्हीकल वुड रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस आर अंटिल द प्राइस हैज बीन पेड। ऐसी कोई कंडीशन लगा देंगे तो क्या इसी के हिसाब से चलेगा? यस। तुमने कहा जब तक पैसे नहीं आ जाते ये मेरी ही प्रॉपर्टी रहेगी, तो जो रूल्स हमने पढ़े हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट में वो खत्म हो जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट, जो कंडीशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, वो ओवरराइड कर जाएगी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के। क्या ये बात समझ में आई? तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए मिस आर के पास क्या है? 2 व्हीलर है विच शी हैज हैंडेड ओवर टू हर फ्रेंड मिस के ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इवन आफ्टर अ वीक मिस के नाइदर रिटर्न द व्हीकल नॉर मेड द पेमेंट फॉर इट। एक वीक के बाद शी इंस्टेड प्लेस द व्हीकल टू मिस्टर ए टू ऑब्टेन द लोन। ये कौन सी वाली बात है बताइए? कितने तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे? पहला वो स्पेसिफाई कर दे वो खरीदना चाहता है, सिग्निफाई कर दे वो। दूसरे वाले में टाइम था, रीजनेबल टाइम खत्म हो जाए। तीसरे वाले बात में वो कुछ ऐसा कर दे जो कि इनकंसिस्टेंट विद द सेल है। तो क्या ये यही वाली बात है? यस। गुड्स को सेल या प्लेज करना इसी वाली बात के अंदर आता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। तो मिसेस आर नाउ वांट्स टू क्लेम बैक द 2 व्हीलर फ्रॉम मिस्टर ए, विल शी सक्सीड? नो। जो दूसरा वाला आंसर है उसने कहा कि व्हाट रिकोर्स, कहाँ पर है एग्जाम विद रेफरेंस, तो क्या व्हाट रिकोर्स अवेलेबल है मिस्टर आर के? तो आर प्राइस क्लेम कर सकते हैं किससे? फ्रॉम जो भी बायर, जिसने गुड्स लिए थे, कौन था? मिस के। तो मिस के से आप प्राइस ले सकते हैं, गुड्स पे आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर तुमने ऐसी कोई कंडीशन लेगी थी तो आपके पास रिकवर करने का राइट है। रिकवर द 2 व्हीलर फ्रॉम, जिसको भी बेची है, कौन है वो व्यक्ति? मिस्टर ए। ये भी अधिकार तुम्हारे पास आ जाएगा इवन इफ ही इज अ बोनाफाइड बायर, जिसने गुड फेथ में खरीदे हैं तब भी, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की वो ये कहती है कि जब तक प्राइस पे नहीं किया जाएगा तुम्हारी गुड्स ओनरशिप नहीं रहेगी। तो तुम्हारे पास नहीं थे तो किसी और के पास भी नहीं जा सकते। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं? ठीक। तो इसका आंसर एक बार पढ़ते हैं। नवंबर 20, 5th का ए। पढ़िए। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24, क्या मैंने सेक्शन 24 सेल ऑन अप्रूवल आपकी लिस्ट में लिखवाया हुआ है जो आपने बनाई है? यस। बायर सिग्निफाई कर दे अपना अप्रूवल, डज नॉट सिग्निफाई, और कुछ ऐसा हो जाए कि वो टर्म एक्सपायर वगैरह हो जाए, या कुछ ऐसा कर दे जो कि इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स है, चाहे सेल कर दे या प्लेज कर दे। क्या ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है? यस। रेफरिंग टू द प्रोविजन, जिसने डिलीवरी वगैरह ली है, मिस्टर आर कैन नॉट क्लेम बैक हर 2 व्हीकल फ्रॉम मिस्टर ए बट शी कैन क्लेम द प्राइस ऑफ 2 व्हीकल फ्रॉम मिसेस के। तो आप दोनों बातें बताएंगे इसके अंदर, ठीक है? मैंने एक ही बात बताई थी, आप दोनों बातें बताएंगे कि व्हीकल नहीं ले पाएंगे, प्राइस ले पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट
दूसरे वाले केस में अगर टर्म ऐसी है, प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द टर्म्स आर कंप्लीट। उनका सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर अगर आपने कोई कंडीशन लगाई है, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रॉपर्टी इन गुड्स पास नहीं होती। ठीक है, आगे। Hence, in this case, it is held that at the time of pledge, the ownership was not transferred to Mrs. K. Thus, pledges was not valid, and Mr. R. can recover the the two-wheeler from Mr. A. क्या ये बात समझ में आई? जैसे लिखा हुआ है वो समझ में आया आपको? ठीक। ये 5th था और हम थे नवंबर 20 पे। अगला आ गए हम जनवरी 21 पे। मई 20 में पेपर नहीं हुआ था, कोविड आपके वाले में है? सबसे आसान ऑक्शन सेल, सेक्शन 64, सेक्शन लिखा था, याद है? हाँ। और कल तो हम रिवाइज कर रहे थे, याद था? अच्छा चलो, ऑक्शन सेल में बताना जरा क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है इसमें? ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है, वो पॉइंट है उसमें। या एनी अदर कस्टमरी मैनर व्हेन द सेल इज इन लॉट्स, तो ईच लॉट इज प्राइमा फेशिया एविडेंस ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऐसा कुछ आपके सिलेबस में है? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है इसमें? प्रिटेंडिंग बिडिंग वाला पॉइंट है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। रिजर्व प्राइस वाला पॉइंट है, सेलर हैज द राइट टू रिजर्व द प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट सेल नोटिफाई कर दे अगर सेलर, तो ऐसा कुछ है? थोड़ा सा गैप हो गया। देखो मेरी गलती क्या है इसमें कि मैंने पूरा सेल्स ऑफ गुड्स पूरा रिवाइज कराया, एक एक एक्ट, एक एक यूनिट्स पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज कराई, और उसके बाद आ गया एक गैप, एक ऐसा गैप जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, है ना। अब उस गैप के चक्कर में मैंने बच्चों को बताया भी कि कल आप रिवाइज करके आना, तो उन्होंने कहा हाँ रिवाइज कर लिया, यूनिट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, सब पता है हमें। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हैं, ये भी पता है हमें, लेकिन कौन से ये नहीं पता। इंपॉर्टेंट है सेक्शंस, आपने लिखवा रखे हैं नालायको। ये पढ़ो, क्या है रूल? गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, कंप्लीशन कब होगा, राइट टू बिड में भी रिजर्व, सेल नोटिफाइड बाय द सेलर है, रिजर्व प्राइस है, और प्रिटेंडिंग बिडिंग है। ये मैंने लास्ट में पढ़ाया भी था, रिवाइज भी कराया था, सब कुछ। चलिए याद तो आया, वापस आते हैं। जनवरी 21 में आ गए, 4th का ए पार्ट। देखना कभी कभी ऐसे देखना, कभी किस्मत ख़राब थी ना, जैसे एक पेपर में आया था 4th का ए भी पूरा बड़ा क्वेश्चन एक पेज में भरा हुआ था, है ना, शायद 20 वाले में आया था, नवंबर 20 में। और जो 5th का है वो भी पूरा बड़ा पेज में भरा हुआ था, तो उसमें दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते थे। जिस बच्चे ने कुछ गलत लिख दिया होगा उसके दोनों ही क्वेश्चन गलत होंगे। क्या ये बात समझ में आएगी? तो आपको बिल्कुल क्लियर कट रहना है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर रखे हैं। ये मैं आपको फिर से बता दूं कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट है उसने कुछ नया कर रखा होगा, मतलब कोई नया एग्जाम्पल होगा, प्रोविजन आप पढ़ चुके होगे, लेकिन उसका तो आपको अपने वाले दिमाग को शांत रखना है, अपना ओपिनियन नहीं देना है। जो प्रोविजन पढ़ा है उसके बेस पे आंसर देना। जैसे जज जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी अपना ओपिनियन नहीं रखते, ध्यान रखना इस बात। रेफर करना पड़ता है कि ये जो वो जजमेंट दे रहे हैं वो किस रेफरेंस से दे रहे हैं, ये बताना पड़ता है उनको। तो आप जज ना बने एग्जाम में, जो पढ़ रखा है उसके हिसाब से काम करें। क्या ये बात समझ में आई? जी, अपना वाला जो जजमेंटल दिमाग है उसे घर रख के जाएं, और जो पढ़ने लिखने वाला दिमाग है कि पढ़ा और लिख दिया वो लेके जाएं एग्जाम में, ठीक है। फिर आया देखिए ऐसा क्वेश्चन जो उन्होंने सदियों पहले पूछ लेना चाहिए था, कौन सा? कंडीशन एंड वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। तो एक सुंदर सी टेबल है इसकी, क्या पता है आपको? अगर लिख रखी होगी तो याद आ जाएगी, अदरवाइज वही बनाते रहोगे, उसकी हेडिंग भी और उसके बेस भी। ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन द शेल ब्रीच ऑफ कंडीशन भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। देखो ये जो बच्चे हैं ना, ये ऐसे जिनके भी बच्चे वो गऊ बच्चे होंगे, गऊ बच्चे समझते हो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, तो ऐसे बच्चों के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। और दिक्कत की बात ये है, चाहे गऊ हो या कुछ भी हो, गधे ही निकलेंगे बाद में। क्यों? क्योंकि आसान तो आ गया लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं करके गए। समझ आया नहीं आया? तो आपको पूरा ही बताना पड़ेगा।
बताना जरा, ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी के कितने पॉइंट्स हैं? 4 हैं। पहला वेवर ट्रीट, दूसरा एक्सक्यूज बाय लॉ, स्टॉप वाला स्टॉपल। हाँ, स्टॉपल में और एक्सक्यूज बाय लॉ में क्या डिफरेंस है? पता ही नहीं है, आप बताइए। स्टॉपल नहीं है, एक्सेप्टेंस है, मतलब बताइए। देखो दो केस हैं इसके, इसके एग्जांपल से कैसे समझाएं। एक फ़ोन है, कंपनी गवर्नमेंट ने वो फ़ोन बैन कर दिए। अब उसमें कोई प्रॉब्लम आई, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच कर रही है, तो अब तो फ़ोन को रिप्लेस ही करना पड़ेगा आपको। क्या ये बात समझ में है? लेकिन फ़ोन रिप्लेस नहीं कर रहे हो आप, ये है एक्सक्यूज़ बाय लॉ, जिसमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब हम क्या करें? दूसरा, गवर्नमेंट ने कुछ मना नहीं किया है, लेकिन तुम रिप्लेस ना करके उसके पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो और बायर को वो चीज़ एक्सेप्टेड है। जैसे कोई एप्पल प्रोडक्ट आप खरीदो तो उसके अंदर आपकी एप्पल आईडी जाती है। एप्पल आईडी अगर आप डाल दो तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर क्लाउड पे वो सब आ जाता है, सारा डाटा वगैरह आ जाता है। आप नहीं चाहते कि एक बार आपने किसी फ़ोन में लॉगिन कर लिया है, आप दोबारा से उस फ़ोन को रिप्लेस करके दोबारा से वो चीज़ें लॉगिन करें। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसमें वो एक्सेप्ट कर लेता है ब्रीच ऑफ कंडीशन को, जो कि ब्रीच ऑफ वारंटी मान ली जाए। क्या ये बात समझ में है? तो 4 पॉइंट्स है, जिसका सेक्शन भी शायद मैंने बताया हुआ है आपको। 13 है, चलो बहुत बढ़िया। क्या मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है? ये रहा। देखो पहले सिंपल आंसर देखिए, पहला कौन सा है? कंडीशन, और दूसरा कौन सा है? वारंटी। और यकीन मानिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप कंडीशन और वारंटी को देखेंगे एग्जाम में बैठ के, कई बार बच्चों की मैंने आंसर शीट देखी 6 डिफरेंस लिखा है, बना रहे बैठ के, याद ही नहीं है कि कितने थे। तो क्या होगा? बना रहे हैं बैठ के, एग्जाम्पल्स बनाए जा रहे हैं, क्या बनाए जा रहे हैं, कह रहे एक रूट तक जाती है तो एक पॉइंट लिख दे रूट। जो कंडीशन है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट की रूट तक जाती है, और जो वारंटी है वो तने पे ही रह जाती है बाहर। तो ये ज़बरदस्ती के डिफरेंस आप मत बनाइएगा जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि डिफरेंस कितने हैं। तो आपको यही लगेगा ना कि ज़्यादा है। समझ में आया? तो फिर मैंने एक बच्चे से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैंने दोनों डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन में जो जो वर्ड्स मिले उसके बेस में मैंने सारे डिफरेंस बना दिए। और वो बात भी सही है, काट भी नहीं सकते। रूट तक कौन सी जाती है? कंडीशन। हालांकि इसके लिए जो पॉइंट है वो है असेंशियल। कौन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और कौन कोलेटरल है, उसमें रूट घुसा दिया उन्होंने कि रूट आके ऐसे जाएगी, कौन रूट पे जाएगा। ठीक है, अरे कॉमर्स वाले करते हैं काम, साइंस वाले चुपचाप पेपर देते हैं, बढ़िया लिखते हैं। हाँ, ये साइंस वालों को पता है तुम्हें कुछ नहीं आता, तो जो बताया जा रहा है वो चुपचाप पढ़ लो। ऐसे बच्चे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे बिना मेरी किसी मदद के और बताएंगे कि इसमें क्या होगा। मैं कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, सिर्फ जवाब पूछूंगा क्या होगा इसमें बस। क्वालिटी और फिटनेस का पॉइंट है, उसके हिसाब से सेलर लायबल होगा या बायर? सेलर लायबल होगा। और अभी हमने कैव अटेम्प्टर पढ़ा है, बाय सेलर इज नॉट लायबल फॉर द बैड सिलेक्शन बाय द बायर, इट इज़ ओनली द बायर हु शुड टेक केयर कि कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है और कौन सा पर्पस पूरा नहीं हो रहा है। अब कौन सा फ़ैन है ये तो तुम देख के लाओगे।
किसने बता दिया? उसे डिस्क्रिप्शन ना बोल के पर्पस बोलेंगे हम। बता दिया कौन से गुड्स चाहिए। चलो डिस्क्रिप्शन ले। आपके हिसाब से सेलर लायबल, आप ये कह रहे हैं ना, बदलेगा वो? मैं मान लीजिए ये वाला फैन लेने जाऊं या एग्जॉस्ट फैन लेने, मुझे कुछ नहीं दिखेगा, नाक बंद करके जाऊंगा मैं, भाई साहब एग्जॉस्ट, घर जाके देखूंगा। आपके हिसाब से सेलर लायबल में फिर से ये पूछ रहा हूँ, बायर लायबल नहीं है। और जो बेस है प्रोविजन वो कौन सा है आपके हिसाब से भी? और जो बेस है प्रोविजन वो डिस्क्रिप्शन या पर्पस जो उसने बता दिया है या बता दिया। ठीक, अब देखिए ज़रा आंसर कैसे बदलेगा। मिस्टर टी वॉज अ कौन है? रिटेल ट्रेडर फॉर फैंस ऑफ वेरियस काइंड्स। मिस्टर एम केम टू हिज शॉप एंड आस्क्ड फॉर एन एग्जॉस्ट फैन फॉर किचन। मिस्टर टी शोड हिम डिफरेंट ब्रांड्स एंड मिस्टर एम अप्रूव्ड फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड। क्या ये सेल बाय ब्रांड नहीं है? सेल अंडर ब्रांड नेम, बताइए फटाफट से। और क्या सेल अंडर ब्रांड नेम के अंदर किसकी लायबिलिटी रखते हैं हम, बायर की या सेलर की? रुको रुको, अभी तो आधा क्वेश्चन पढ़ा है ना हमने, आगे आ जाओ। एंड पेड फॉर इट। फैन वॉज डिलीवर्ड टू मिस्टर एम्स हाउस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द पैकेट ही फाउंड दैट इट वॉज अ टेबल फैन। आगे he informed Mr. T about the delivery of the wrong fan. Mr. T refused to exchange, saying that the contract was complete after delivery of fan and payment of price. Discuss Mr. T is right in refusing the exchange as per the provision of sales of good act. क्या T जो है वो रिफ्यूज करने के लिए राइट है? आंसर इज नो। लायबल कौन होगा? सेलर। ये आपकी बात सही है। वट इज द रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर एम? अब क्या करे बताइए एम? इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड एम के पास दो राइट है, या तो वो रिफंड कर सकता है प्राइस, डैमेजेस क्यों क्लेम करेगा, चेंज करेगा, और राइट काइंड ऑफ फैन जिसकी बात हुई थी वो मांग सकता है। क्या ये वाली बात समझ में आई? आप बिल्कुल सही थे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सुनिए। इस लाइन में अगर मैं ये लिख दूँ ना, सेइंग दैट द गुड्स या फैन जो है वो सेल किया गया था अंडर द ब्रांड नेम, तो आधे आंसर बदल जाएंगे। फिर आपको याद आएगा हाँ कहीं ना कहीं ऐसा था, उसमें भी यही कहता है, लेकिन आपका दिमाग ये कहेगा कि हाँ जो सेलर है वो कुछ बता रहा है, उसे भी नॉलेज है लॉ की। समझ में आया? पक्का? तो ये जैन 21 है, इसका आंसर देखिए। कहाँ है जैन 21? मैंने लिखा ही नहीं, क्या है ये रहा। ये डिस्क्रिप्शन, सैम्पल, इम्प्लाइड कंडीशन वगैरह है। फर्दर सेल्स वगैरह बायर। In this case, Mr. M had revealed Mr. T that he wanted exhaust fan for the purpose, since an unfit for the purpose which wanted the fan, therefore and cannot refuse. When party does not obligation agree to the terms, अब accordingly remedy will Mr. is that he can either rescind the contract and claim the refund of the price paid by him, or he may require the tail to replace the fan he wanted. बिल्कुल सही थे आप, कोई भी दिक्कत नहीं। जैन 21 क्या? जैन 21 अच्छा क्वेश्चन 5th का ए लिख लीजिए। हाँ लिख लेना वैसे तो। जैन 21 4th का ए, 4th का ए या 5th का ए? 5th का ए। जुलाई 21 में आ गए हम। बताइए रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद द प्रॉपर्टी, इलेबोरेट इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। रिस्क जो है प्राइमा फेसिया पासेस विद द प्रॉपर्टी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? ये सेक्शन 26 पूरा लिखना है हमें, ये लिखवा रखा है मैंने, आपको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आए 4th का ए, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर पूछे हैं अगेंस्ट द बायर, और कितने मार्क्स के लिए पूछे हैं? 6। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके पास 3 ही पॉइंट्स हैं, तो 2 तरह के बच्चे होंगे, जैसे क्वेश्चन ने बोला फॉलोइंग आर द राइट्स अगेंस्ट द बायर, और उसके बाद 3 पॉइंट्स ने समझा दिए। 6 पॉइंट, ये 4 नंबर का आंसर था। 6 नंबर के आंसर में क्या बोलना चाहिए आपको? अनपेड सेलर बताना चाहिए। अनपेड सेलर के पास 2 राइट्स होते हैं, अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट बायर्स, 2 सभी की हेडिंग्स बतानी चाहिए। उसके बाद फॉलोइंग केस में हमें समझाना चाहिए, तब एक 6 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 5th क्वेश्चन, वाह, सेल्स ऑफ गुड एक्ट ही बच्चों का दिमाग लगवाता है। बासमती राइस आ गया क्या? यही है ना, मिक्स ऑफ शॉर्ट दास, नाम भी तो वही है।
दास नहीं था। ओह। दास किले था। और उसमें 100 किलो थे, याद करो 100 kg था, रेट 150 था, 125 है ना। इन्हीं बातों पे ध्यान रखना नालायक को। पॉइंट समझ में आया आपको? अच्छा सुनो 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 सुनो, इसलिए मैं आंसर लिखने के लिए बोलूँ। कई बार बच्चों का ऐसा था, ऐसा तो आ गया अब तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं क्या कुछ अलग बात है या नहीं। पढ़िए, पढ़ लो पूरा पॉइंट, कुछ अलग बात तो नहीं है। मिक्स लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन ऑफ राइस, यहाँ तक सब सही चल रहा है, सेम है। उसने वन ऑफ द रेगुलर कस्टमर कंप्लीट जो है, हाँ पढ़िए, अलग है। पहले ये बताइए डिफरेंस है या नहीं है क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं है, 1% का भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चन में अलग क्या है पहले ये बताओ। बट वुड बी, नहीं नहीं, ऑप्शन मिस्टर दास के पास क्या है? अच्छा, इसमें उसने खुद ही बता दिया, कस्टमर ने, ठीक है। तो बताइए गिरवेंस क्या होगा मिस्टर दास के पास? कोई भी नहीं, ही इज इन सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। दूसरा वाले में बताइए, अगर वो स्पेसिफिक एग्जैक्ट तो फिर वो डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट आ जाएगा और सेम आंसर आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जुलाई 21 हो चुका है, आगे चले हम दिसंबर 21 पे। घटिया सा पेपर, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। सी पॉइंट 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 13 याद है आपको? 12 क्या था फिर? फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चों ने क्या किया था पेपर में। मैं क्योंकि आंसर शीट मंगवाता हूँ हर बार, और ये कुछ इस मिस्टेक्स ऐसी होती हैं, सबकी मंगवाएंगे, ये कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हम करते हैं। हाँ नहीं, अरे तो इसमें दिक्कत क्या, आपको पढ़ाया वहाँ क्या लिख के आ रहे हैं ये पता होना चाहिए ना। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ बताओ बच्चों से कि आप अपना ये वाला दिमाग लेके जाएंगे, मुझे क्या शौक है इस चीज़ का, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ। देखो 12A 12B, डेफिनेशन ऑफ कंडीशन एंड डेफिनेशन ऑफ वारंटी, पढ़ाया उनको भी था। अपना दिमाग जो लेके गए थे ना, वो दिक्कत है। फिफ्थ, नहीं उन्होंने नहीं किया, उनसे पहले वाला। अब सभी प्रोविजन से केस स्टडी बनाई जा रही है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे पेपर आते जा रहे हैं होता आता है। क्या ये बताओ इसमें, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे मक्कारी करते हैं कि टीचर कहता है ऐसा ही डिफरेंस लिखो, ऐसा ही डिफरेंस लिखो जो इंस्टीट्यूट लिखवा रहे, लेकिन क्या वो लिखते हैं? नहीं। आप बताइए डिफरेंस, तुम बताओ, 2 डिफरेंस बताओ। सेल हाई परचेज में कोई डिफरेंस नहीं है, 2 डिफरेंस बताइए। रिवाइज करके आए, बताओ। सेल में सेल हो जाती है, हाई परचेज में परचेज हो जाती है। नहीं हाँ, पलट लो। अरे मक्कारो, तुम्हें सेल परचेज में हाई परचेज में डिफरेंस नहीं पता? पोजीशन पास नहीं होती। ओहो, हायर परचेज में हम क्या करते हैं कि तुम रख लो, हम क्या चलाएंगे। चलो ठीक है, आपकी बात सही है कि एक सेकंड, आपको आंसर याद नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो पता होना चाहिए। हर परचेज में ओनरशिप पास तब होती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। उसके बाद पोजीशन, उसमें नाम क्या होता है उनका, और रिस्क किसका, ओनरशिप किसकी, है ना।
इस सब में मैं आपको फिर से बता दूं, मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी भी जब सेल्स ऑफ गुडक्ट में पढ़ा रहा था और रिवाइज करा रहा था, उसके कुछ ही पल बाद, इसमें मेरी गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं है इसमें, आपकी मेरी गलती है। फाउंडेशन में सुनो सुनो सुनो, फाउंडेशन में सबने पूरी कसर निकाल ली, खुद बीमार है ना, खुद बीमार, फिर घर में भी बीमार हो गए सब, तो परेशानी परेशानी, मतलब अब घर पे कोई बीमार हो गया तो खैर क्या ही कर सकते, लेकिन खुद का तो कर सकते हैं। आप बीमार पड़े तो मेरी गलती थी, मैं बाहर का खाता था। मेरे को वायरल की वजह से हुआ। स्टार्टिंग में बीमार पड़े थे तो मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट स्किप कर दी थी बहुत सारी। उसमें तो हमारी गलती है। हो, इसीलिए वो मुद्दा सीरियस हो। मुझे वायरल की वजह से हुआ। कोई डॉक्टर रात के 8 बजे 7 बजे नहीं बैठता क्या? सर मैं जहाँ जाती हूँ वो सुबह ही बैठते हैं। कितनी सुबह? उनकी जो टाइमिंग होती है वो सुबह 8 से 11, साढ़े 11। सुबह 8, हमारी कोई क्लास नहीं थी। कैसे बोल दिया? 8 बजे। उस टाइम में स्टार्टिंग 9 बजे ही क्लासेस हुआ करती थी। सर शेड्यूल चेक कर लो। सर अभी दोबारा ये अब तो घर में सुधार लेते हैं। हाँ, अभी हमारे पास पूरा समय है, इसलिए आप पढ़ के आ रहे हैं। नहीं आप लोग हेल्प कर लो, मैंने बोल दिया। क्वेश्चन बताओ, फेवर ही लेना चाहिए। क्वेश्चन बताओ। थोड़ा सा नीचे कर दो तो लाइन। देखो, मैं इसमें एक बड़ी सुंदर लाइन है, उसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। बस वो लाइन देख लो। जो भी वो डिफरेंस है एक इंच और 1.4 इंच में, उससे जो कमर्शियल फिटनेस है उसके पर्पस की वो चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी फिट है फॉर द पर्पस। बताइए। ठीक, आप जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मुझे तो सेलर रिस्पॉन्सिबल या बायर, बस मतलब रिजेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, ये पूछ रहा हूँ। बायर रिजेक्ट कर सकता है, ये आप सब कह रहे हैं। रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिजेक्ट कर सकता है, उसका पॉइंट क्या है? डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि मुझे ये चाहिए और वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसके बेस पे अगर आंसर देंगे तो यही होगा। और अगर डॉक्ट्राइन ऑफ किस पे, डॉक्ट्राइन बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, क्वालिटी और फिटनेस पे दोगे तो इसमें आंसर बदल जाएगा। आपने पर्पस बताया है, उसमें इंच नहीं होता, उसमें पर्पस होता है। तो अगर तुमने पर्पस बताया है और उसके थोड़े बहुत वेरिएशन की वजह से वो क्वालिटी और फिटनेस पर्पस को स्टिल सूट कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि हम किसके बेस पे आंसर देना चाहेंगे इसका, हमने कहा भाई साहब 1 इंच का चाहिए, तो हमें तो 1 इंच का चाहिए, हम क्यों दूसरी बात करें। ठीक है, सेकंड पार्ट भी है इसमें, ये 3 नंबर का है। एक सेकंड, तो पहले इसे देखेंगे ना। इस बार उन्होंने देखो क्या पूछा, इसे भी 3 नंबर का और आगे भी क्वेश्चन कोई 3 नंबर का है। इसका मतलब 2 आंसर्स आपसे चेक करना चाहते हैं, वो 2 केस स्टडी बनाना चाहते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक बार देख लें कि दिसंबर 21 के कौन सा क्वेश्चन था ये, 5th का फर्स्ट है। रीजनेबली फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़ वाला पॉइंट है, जिसमें बायर ने बताया था, स्किल पे रिलाई किया था, टिम्बर बाय द सेलर इज़ कमर्शियली फिट, जो है कमर्शियली फिट है पर्पस के लिए, इसीलिए इट मीन्स इम्प्लाइड कंडीशन ऑन पार्ट ऑफ सेलर इज फुलफिल्ड एंड टी के कैन नॉट रिजेक्ट द टिम्बर। रुकना जरा, ध्यान, बुरा मत मानना। एक लिखना है, वो दोनों से ही चेक करेंगे। ऑल्टरनेटिव में किस बेस पे, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है,
provision determined in the instance case supply varies thickness of one inch, it does not correspond to the description ordered by and TK may reject the timber। और कई बार बच्चों के साथ ये कंफ्यूजन देखी गई कि दो अलग अलग प्रोविजन लगा रहे हैं तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और जो उसने लाइन लिखी थी क्वेश्चन में वो इतनी सुंदर थी कि उसी के बेस पे दो आंसर पॉसिबल हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं दोनों लिख दूंगा, मैंने कहा लिख दो अगर तुम्हारे पास इतना समय है तो। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। लेकिन मैं आपको सलाह जरूर दूंगा। क्या दूं? बताइए। आप ऑल्टरनेटिवली लिखिए, क्वालिटी और फिटनेस लिखिए, इन सच अ केस अप्लाइंग सच प्रोविजंस सच। क्या ये बात समझ में आई? आंसर विल चेंज एंड हेयर बायर विल नॉट बी एबल टू रिजेक्ट द गुड्स, क्योंकि जो गुड्स हैं वो आपके रीजनेबली फिट फॉर पर्पस है। 2 लाइन में लिखिए, पूरा पूरा आंसर मत लिखिए। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। 12 बजे जाना है ना आपको, जल्दी जल्दी पढ़िए। दो आंसर फिर से। इसमें वो इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट अगर देखा ना इतना मारो पकड़ के समझो। 50 बार पढ़ लिया पता है हमने, एक ही क्लास में 25 बार, बार 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 मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। बताओ। कर सकता है, आप ये कह रहे हैं सेलर गुड्स को रोक, बट छोड़ दीजिए, सीधी सीधी बात बताइए बस। सेलर रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा? लेकिन उस केस में कंडीशन है ना कि उससे पहले मतलब चलो बताऊँ। आप बस ये बताएं कि सेलर ऐसा कर सकता है या नहीं, बस बात खत्म। रोक सकता हूँ। एबी ने सोल्ड किए 500 बैग्स, ईच ऑफ कंटेन्स 50 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट। 450 बैग जो है रोड से भेजे जा रहे हैं। सीडी हिमसेल्फ जो है वो खुद ही लेके गया था 50 बैग। तो बिफोर सीडी रिसीव द डिलीवरी ऑफ 450 बैग सेंड बाय द रोड ट्रांसपोर्ट, ही बिकम्स बैंकरप्ट। एबी स्टिंग बीइंग अनपेड स्टॉप द बैग्स इन ट्रांजिट। The official receiver on CD's insolvency claims the bags, decide the case with reference। तो क्या उसके ऑफिशियल रिसीवर के पास ये गुड्स पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहूँगा यहाँ पर। ये एग्रीमेंट टू सेल का क्वेश्चन था या सेल का क्वेश्चन था? उसी में तो थे ये पॉइंट्स। बताओ, एग्रीमेंट टू सेल में ऑफिशियल असाइनर ऑफिशियल रिसीवर के पास क्या अधिकार होते हैं और सेल के केस में क्या अधिकार होते हैं? याद करो। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता था कि उसके पास गुड्स नहीं जाते थे, मतलब गुड्स तो होते थे लेकिन ओनरशिप नहीं होता था, तो सेलर वापस ला सकता था, वो बेच नहीं सकता था। ऑफिशियल असाइनर ऑफिशियल रिसीवर बायर का। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। अब इस वाले एंगल से भी देखो और सोचो। सीधी बात है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं, गुड्स रास्ते में, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने बोला ऐसा कुछ, इसने बोला है।
लेकिन यकीन मानिए अगर आप एग्रीमेंट टू सेल और सेल वाला प्रोविज़न लगाएंगे तो सेल वाले केस में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन वो केस यहाँ पर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये गुड्स उसके पास नहीं पहुँचे हैं। जब हम वहाँ डिफरेंस पढ़ रहे थे तो गुड्स बायर के पास थे, इसलिए नहीं लगेगा। ये तो कन्फ्यूजन क्यों आएगी? जब हम एग्रीमेंट टू सेल और सेल पढ़ रहे थे दोनों ही केस में गुड्स जो है वो बायर के पास थे, अब तो रास्ते में है, तो वो वाला केस कैसे लग सकता है इसमें? क्या ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक, क्या इसका सेक्शन तुमने लिखा हुआ है? लियन का क्या है? लियन का 48, वेरी गुड, 47 है। हाँ 48 उसका पार्ट डिलीवरी वाला। हैं? क्या हो गया तुम्हें? चलो चलो चलो, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात 48 पार्ट डिलीवरी Very का good. ही है। मैंने सही बोला था। बाकी 50 क्यों क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो तो ले गया। वो तो हाँ हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? स्टॉप द बैग्स इन ट्रांजिट। ऑफिशियल रिसीवर कह रहा है कि मैं बैग लूंगा, तो हम बाकी 50 का क्यों बताना? डिस्प्यूट फॉर 50 पे ही है, वो कह रहा है कौन लेगा, बात खत्म। उसके लिए क्या करेंगे बताइए? उसके लिए क्या करेंगे? बैंकरप्टी हो गया ना, कहाँ से पैसे मांगे? गुड्स के अगेंस्ट कोई राइट है नहीं। अब वो बेचेगा, जो भी पैसे मिलेंगे वो दे देगा, वो जो अगर मिलेंगे तो। दिसंबर 21, जून 22 है, नवंबर 22 है, और धीरे धीरे हम कर लेंगे, है ना, बार से पहले। सी, ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, पढ़िए। What are the consequences of destruction of specified goods before making the contract and after the agreement to sell? दोनों ही केस में बताना है कि स्पेसिफिक गुड्स थे, एग्रीमेंट टू सेल का केस है, इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। अगर सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन होता है देन इट विल बी द रिस्क ऑफ किसके? सेलर के, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। और सेल के केस में क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस वो किसके केस का लायबल होगा? बायर विल बी हेल्ड लायबल प्रोवाइडेड उसमें सेलर का कोई नेग्लिजेंस वगैरह नहीं है, अदरवाइज सेलर लायबल होगा। इसका आंसर आप लिखेंगे, लिख लीजिए, नवंबर जून 22 के फर्स्ट के सी का आंसर आप लिखेंगे। जून 22 का, लेकिन मैंने लिखा क्यों नहीं है? मई लिख रखा है मैंने, लेकिन ये है क्या? जून 22। नेक्स्ट आ जाइए 5th के ए। फिर से देखिए, बहुत बढ़िया स्टोन है, क्वेश्चन है, स्टोन्स वाला क्वेश्चन है। याद है आपको रूबी स्टोन और ये स्टोन? उन्होंने बोला था कि क्या आप इसे चेंज कर सकते हैं? यस, उन्होंने चेंज करने की बात की और उसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो थोड़ा सा खराब हो गया। फिर सवाल यह है, क्या बायर लायबल था गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए? आंसर इज नो, लायबल नहीं था क्योंकि ओरिजिनल कंडीशन में वो नहीं था। क्या ये बात समझ? फिर उन्होंने कहा बाद में कि ठीक है हम इसे ठीक कर देंगे लेकिन पैसे तुमसे लेंगे, तो क्या वो बायर से पैसे ले सकते हैं? नहीं, वो पैसे भी नहीं। यही क्वेश्चन था, याद है आपको? पढ़ाऊँ या समझ में आया? करवा दूँ? देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले मैं ये समझा देता हूँ। कोई लेडी जो है वो ज्वेलर के पास गई, उन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर सा कोई रिंग देखी और उन्होंने कहा इसके ऊपर कोई स्टोन लगा हुआ है, मुझे इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जो स्टोन इसके ऊपर लगा हुआ वो मुझे पसंद नहीं, जो दूसरा स्टोन है वो पसंद है, आप क्या इसे हटा के लगा सकते हैं? उन्होंने कहा हम लगा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब वो उसे हटा के लगाने लगे तो जो ओरिजिनल डिज़ाइन था वो ख़राब हो गया। अब उन्होंने कहा जैसा भी है तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो क्या वो लायबल है एक्सेप्ट करने के लिए? आंसर इज नो। दूसरे केस में उन्होंने कहा कि हम इसे ओरिजिनल डिज़ाइन पर लाएंगे लेकिन इसमें और थोड़ा खर्चा लगेगा, आप कहो तो ला दें और हम आपसे पैसे लेंगे। तो दूसरे केस में क्या वो पैसे रिकवर कर सकते हैं बायर से? आंसर इज नो, क्योंकि आपने ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट किया है कि हम इसे बदल के देंगे विदाउट एनी फर्दर कंडीशन, तो बाद में एक्सपेंस के लिए भी नहीं बोल सकते। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेट द रीजन वेदर सोनल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ज्वेलर। यस, व्हाट वुड योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिज़ाइन बट इट विल चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द सेम? तो क्या वो चार्ज कर सकता है? नो, चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म थी कि आप बदल के देंगे। समझ में आया? इसका आंसर है, इसका आंसर लिखना है आपको, लिख लीजिए जून 22 में 5th के ए का आंसर, और ये शायद मैंने इसमें लिखा हुआ है। 4th का ये देखा था हमने, इसमें नहीं देखा था, अभी देखेंगे। 5th का ए है, यही है, ठीक है, सोनल वगैरह वाला। 4th देखते हैं हमने इसमें 4th का आंसर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू कॉन्ट्रैक्ट है सेल बाय सैंपल का और ऑल्सो स्टेट इम्प्लाइड वारंटीज। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है, सेल बाय सैंपल समझाना और इम्प्लाइड वारंटीज समझानी है, इसलिए नहीं लिखा है। जून 22 हो चुका है हमारा, उसके बाद नवंबर 22,
वापस आए हम सी पॉइंट, अनअसर्टेन गुड्स, ये पता नहीं तीसरी चौथी बार आया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर आते हैं हम फोर्थ के ए पार्ट पे, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इन कंटेक्स्ट ऑफ रीसेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। इसका आंसर आप देखेंगे फटाफट से, फोर्थ का ए लिख लीजिए। रीसेल की सारी कहानी बतानी है आपको। ये देखिए 6 नंबर का है, तो आंसर की फ्रेमिंग भी इतनी हुई है कि आपको आसानी से 6 नंबर मिल सकते हैं। दिख रहे हो कहाँ तक जा रहा है आंसर, दिख रहा है आपको। अब एक बार फटाफट पढ़वा देता हूँ। वेयर गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, तो आप बेच सकते हैं, आपको नोटिस भी देने के वेयर गुड्स बायर को दिया है और इसकी इंटेंशन ऑफ रीसेल के 2 ही केस हो सकते हैं, या तो बताएगा, कोई रिप्लाई करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा। अगर उसने बता दिया है, नोटिस दे दिया है, उसके बाद तुम बेच रहे हो, तो तुम लॉस है वो रिकवर कर सकते हो, प्रॉफिट को रिटेन कर सकते हो। कहानी मैंने आगे लिखवाई हुई है। आगे वेयर अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल्स द गुड्स, तो रास्ते में से बेचेगा तो सब्सिक्वेंट बायर है वो गुड टाइटल एक्वायर करेगा। ये तो पैसे के लेन देन की बात थी। फिर उन्होंने कहा अगर तुम बेच रहे हो तो जो खरीदने वाला है उसके पास क्या गुड टाइटल आएगा? आंसर इज यस। एज अ रीसेल सेलर वेयर राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये भी मैंने आपको बताया हुआ कि अगर पहले से ये तय था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कॉन्ट्रैक्ट में सेल कर दी जाएगी, तो क्या आपको नोटिस देने की जरूरत है या नोटिस देने की जरूरत नहीं है? जल्दी से बताइए। पहले से राइट रिजर्व है कि हम बेच देंगे, तो क्या नोटिस देने की जरूरत है? नहीं। और नोटिस नहीं दिए बिना भी जो प्रॉफिट होगा वो आप रख सकते हैं, और जो लॉस है वो बियर करेगा कौन? बायर, उससे रिकवर करेंगे। वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर द अनपेड सेलर इन एडिशन टू रेमेडीज ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी, ये अलग से पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 3 केस होते हैं, और अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई तो विदहोल्डिंग डिलीवरी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, इसे क्वासी लियन भी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो कहानी सुनना। पहले का पेरिशेबल नेचर के होंगे तो नोटिस नहीं देने की जरूरत है, उसके अलावा नोटिस देने की जरूरत है। दोगे तो क्या होगा, नहीं दोगे तो क्या होगा। उसके बाद तुम राइट अपना रिजर्व भी रख सकते हो। उस केस में आप क्या करोगे, जो थर्ड पॉइंट पे उसने कहा बेचोगे तो जो न्यू बायर है वो गुड टाइटल लेगा। फोर्थ केस में उसने कहा अगर राइट तुम्हारा रिजर्व है तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा अगर पांचवा, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी तो एक एडिशनल राइट और है जो कि है विद होल्डिंग डिलीवरी का, जिसे क्वासी लियन भी बोलते हैं। 6 नंबर का आंसर तब बनेगा और आप इसे लिखेंगे। क्या ये बात समझ? ये सारा लिखने का काम आज का ही नहीं है, आप लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, टाइम निकाल के। क्या ये बात समझ? एक एक क्वेश्चन को समझ में आया? पहले कैसे लिखना है 6 नंबर का? फोर्थ का ए है, फिफ्थ का ए। 12 बज चुके हैं, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, बाद वाला पार्ट देख लेना। ये नहीं होना चाहिए कि मैं लेट हो गई और डॉक्टर निकल गया। पक्का मेरे को समझ नहीं आता, मतलब एक से करीब 7 हो जाएगा, मैं अलग से समझा दूंगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए डॉक्टर निकल गया, ध्यान रखना। निकलेगा सर, आप करा पक्का देंगे। पक्का। हाँ सर, हाँ। कैन जे रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटेम्प्टर एंड लिस्ट द ड्यूटीज दोनों की विद द रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टाइट इज इम्पोज्ड ऑन द मार्बल्स एक्सप्लेन। अब बताइए, क्वेश्चन पढ़िए जरा फटाफट से। क्वेश्चन की मैं कहानी बता दूं आपको थोड़ा सा जल्दी। मार्बल्स की कहानी थी, सुनो सुनो। मार्बल्स की कहानी थी कि भाई टाइल वाइल लगवानी है, तो उन्होंने कहा सेलर से बोला कि एक बार जा आके विजिट कर लो। उसने फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लिया। उसने कहा जैसा फर्स्ट फ्लोर है वैसे ही आगे ऊपर जाके सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वगैरह, तो उसने सेकंड फ्लोर विजिट नहीं किया। जो बायर है वो कह रहा भाई साहब नहीं नहीं कर लो कर लो, वो कहता नहीं यार एक जैसे ही होते हैं, जबकि वो अलग था थोड़ा सा। तो फिर उसने सामान भेज दिया अलग, मतलब स्ट्रक्चर अलग था घर का, तो टाइल्स जो है एक जैसी नहीं लग सकती फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे। जबकि बायर ने बोला था भाई साहब आ जाओ देख लो एक बार, सेकंड फ्लोर भी देख लो। उसने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा फर्स्ट है वैसे ही सेकंड हम भेज देंगे। फिर उसने सामान भेजा, तो जो फर्स्ट फ्लोर पे तो फिट हो गया, लेकिन सेकंड फ्लोर पे फिट नहीं हुआ। अब सवाल ये है बायर की गलती थी या सेलर की गलती थी? बताइए। ये बायर की गलती थी। क्यों सेलर इस चक्कर में पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर विजिट करे या सेकंड फ्लोर विजिट करे, तुम्हें खरीदना है ना। सर एक मिनट, इसलिए कैविटेम्प्टर क्वेश्चन है, कर रहे थे। क्या है ये? चलो क्वेश्चन पढ़ लो पहले, पढ़ो पढ़ो। कौन बायर कौन सेलर? पार्किंग में उसने लाइट वेट वाली मार्बल्स लगवा दी थी, जो कि एक सही तरीका नहीं था। जबकि पार्किंग करनी चाहिए थी
तो इसमें किसकी गलती होगी, और जो सेकंड फ्लोर पे गड़बड़ हुई है उसमें किसकी गलती होगी, ये दोनों में ही किसकी गलती होगी, सेलर की। आपके हिसाब से सेलर ही लायबल, इसमें कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटेम्पटर नहीं है, जबकि क्वेश्चन ने बोला है कि आपको जवाब किसके रेफरेंस में देना है, एक्सेप्शंस में। ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसको, फिफ्थ का ए पार्ट। हालांकि आपको नहीं लिखने ऑल्टरनेट आंसर्स में। मिस्टर जे कैन रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल एज ही सप्लाइड द मार्बल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बायर मिस्टर के, क्योंकि किसके हिसाब से बता रहे हैं, कैविटेम्पटर। किसके हिसाब से बता रहे हैं, कैविटेम्पटर के हिसाब से। उसके बाद ड्यूटी बता रहे हैं कि दोनों की क्या क्या ड्यूटी थी। इन द गिवन केस एक्सेप्टेड द मार्बल विदाउट एग्जामिनेशन, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, खुद भी तो एग्जामिन करोगे आगे। Hence there is no implied condition as regard to defect in marble. Mr. J can refuse to replace the marble as he supplied the marble as per the requirement of the buyer, i.e. Mr. K. रिक्वायरमेंट थी साइज वगैरह को लेके, उसने कहा था देख लो मिक्सचर बताना है आपको कि कितने एरिया में टाइल लगेगी और कितने एरिया में मार्बल लगेगा, उसके हिसाब से उसने साइज के हिसाब से सामान भेजा। तुमने तो ये बताया नहीं कि कहाँ पर पार्किंग होगी कहाँ पर पार्किंग नहीं होगी। पहले क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, तुमने साइज की रिक्वायरमेंट बताओ, साइज के हिसाब से उसने दे दिया। आगे दूसरे केस में कैविटेम्पटर बायर कैन नॉट हेल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्ट्स इन गुड सप्लाई है, प्रोवाइड दैट इज नो इम्प्लाइड कंडीशन क्वालिटी। हाउएवर एज एन एक्सेप्शन द सेक्शन प्रोवाइड फर्दर इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच परचेज रिलाइड ऑन द सेलर्स जजमेंट एंड सेलर बिजनेस जो है सप्लाई इसी चीज का है। ड्यूटी ऑफ द सेलर है कि आप रीजनबली फिट पर्पस के लिए देंगे। इन द स्टेट केस मिस्टर के हैज मेड नोन टू द जेड फॉर द पर्पस ऑफ परचेज एंड रिलाइड ऑन द स्केल एंड जजमेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द जेड टू सप्लाई द मार्बल जो फिट हो जाए उस पर्पस के लिए, चाहे वो सेकंड फ्लोर का ही क्यों ना हो। क्या ये बात समझ में आई? आगे सिंस द मार्बल सप्लाइड वर नॉट फिट फॉर द सेकंड फ्लोर मिस्टर जे इज लायबल टू रिप्लेस द मार्बल टू द एक्सटेंट नॉट फिट फॉर द पर्पस। क्या आप यही वाला आंसर लिखने वाले थे, सेकंड वाला? आगे और कंसिडरिंग द मिस्टर जे विल बी लायबल टू रिप्लेस द मार्बल्स नॉट फिट फॉर द सेकंड फ्लोर, जे इज बाउंड टू इम्प्लाइड कंडीशन टू सप्लाई द मार्बल्स एज पर द रिक्वायरमेंट व्हेन इज मेड नोन टू द बायर। ठीक है, आसान जो आप कह रहे थे वो सही है, लेकिन ऑल्टरनेट आंसर समझ में आए आपको। इसमें क्या लिखना है ये लिख लीजिए फटाफट से। ये कौन सा क्वेश्चन था? फिफ्थ था। इसमें आपको दोनों की ड्यूटी लिखनी है, दोनों ही ऑल्टरनेट आंसर्स के अंदर ड्यूटीज। ये पूछा गया है आपसे कि ड्यूटी बताइए दोनों की क्या थी। एक मिनट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्या कह रहे हो बताओ, मुझे बताओ। हैं? कोई काम की बात नहीं। डैमेज टाइल्स थी कुछ। कैसी टाइल्स थी? डैमेज। जो कहाँ पर हुई थी बताइए? डैमेज पार्किंग वाले में। उसके बारे में आपको क्या कहना है? तो उसके बारे में उनके पास एक अलग बड़ा पैराग्राफ है। It is the duty of the buyer to satisfy himself before buying the goods that will serve the purpose for which. Hence, Mr. J supplied the boxes of tiles with the word caution that the tiles can bear only a reasonable weight. उस पर लिखा हुआ था. Even though the tiles were laid in the car parking space, Mr. K and got damaged later because of the vehicle use of unloading cement bags beyond a reasonable weight. Hence, seller जो है liable नहीं होगा before laying down the tiles has to satisfy himself that the tiles were specific purpose है. Therefore, replacement of damaged tiles cannot be imposed on the seller. क्योंकि उसने बता दिया था पहले कि रीजनेबल वेट तक वो ले सकते हो, और तुम वहाँ पर सीमेंट वगैरह उतरवा रहे हो क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वो तुम्हारी गलती थी। बढ़िया क्वेश्चन है ये, 6 नंबर खा सकता है। कौन सा क्वेश्चन था ये? फिफ्थ था। जून था या नवंबर था? अब लास्ट पेपर बचा है, तो कहाँ है हमारे पास? सर्च करके मिल जाएगा। जून 23। हाँ है तो सही। फर्स्ट का सी। मिस्टर ए ने कांटेक्ट किया था अपनी स्विफ्ट कार बेचने के लिए। दोनों ने ही अपने जो प्राइस है वो कुछ डिस्कस नहीं किया। लेटर ए ने बोला कि अपनी स्विफ्ट कार को जो है ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि हमने प्राइस डिस्कस नहीं किया है। मिस्टर बी हैव एनी राइट अगेंस्ट मिस्टर ए। बताइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन नंबर 9 प्राइस की डिस्कशन कैसे होती है, तो वो उसके लिए अवॉइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये पूछा है आपसे। इसका आंसर जो है नहीं है सब इसी में। अरे आप लोग कैसे तकलीफ होने देंगे।
एक ही PDF में है, कहीं सर्च वर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत कीमती समय जो है हम बता देंगे। Mr. B can legally demand the car from Mr. A and Mr. A can recover a reasonable price of car from Mr. B। क्या ये बात समझ में? जस्ट बिकॉज तुमने प्राइस तय नहीं किया इसका मतलब एग्रीमेंट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप जिसने कार बताया था वो कार बोलिए और जिसने प्राइस चाहिए उसे प्राइस मिलेगा। तरीका हम बता देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस किस तरीके से तय किया जाता है। ठीक है, आगे चले हम। फोर्थ का ए, राइट्स ऑफ बायर्स अगेंस्ट सेलर। अगेंस्ट सेलर में कौन कौन से? सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस और सूट फॉर इंटरेस्ट। फिर से मैं बता दूं आपको कैसे बताएंगे, अनपेड सेलर बताएंगे, दोनों राइट्स बताएंगे और उसके बाद आंसर को लिखना शुरू करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? समझ आया? ठीक, उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन 2 पार्ट में है। ऑक्शन सेल की गई सर्टेन गुड्स की जो कि 7 मार्च को हेल्ड किया गया और फॉल ऑफ हैमर भी हो गया हाईएस्ट बिड में। पेमेंट जो है वो 8 मार्च को की गई, 10 मार्च को गुड्स डिलीवर किए गए। तो बताइए सेल कब कंप्लीट हुई? 7 मार्च को। क्या ये बात आपको पता है? यस, फॉल ऑफ हैमर जिस दिन हुआ था। सर्टेन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल J2K हुई इन टर्न। मैंने बताया था आपको कौन रिजेक्ट कर सकता है, कौन रिजेक्ट नहीं कर सकता। बताओ जरा इस कहानी में क्या था? J ने K को बेचा, K ने L को बेचा, L ने M को बेचा। M ने ही चेक किया, M ही रिजेक्ट कर सकता है और कोई रिजेक्ट कर सकता है नहीं। ये बता दिया था मैंने। इसका आंसर कैसे लिखना है क्योंकि उन्होंने भी अब जाग गए हैं तो वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये 5th का ए वाला है। ये क्या ये बात समझ में आई? इसमें एक बड़ी बड़ी बात है उसने लिख दी, M कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड कैन स्यू L, बाकी तो सब बेवकूफ़ है। क्या ये बात समझ में आई? ये पूरा का पूरा सेल्स ऑफ गुड था जिसमें आपको 3 से 4 बातें अच्छी और नहीं पता चली होंगी जहां आंसर बदल सकता है और दोनों के रीज़न भी पता चल गए होंगे। एक कैबिट एम्प्टर है और एक सेल बाय डिस्क्रिप्शन है जहां पर हमेशा आपको दिक्कत आएगी पर्पज़ वाले में, तो दोनों से ही आंसर हो सकता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किसकी तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। डैमेजेस मतलब कोई भी नुकसान उसे हुआ होगा। उसने ये बोला है कि कोई डैमेजेस डिफाइन नहीं किए, उसने कहा सैंपल को चेक नहीं किया, आगे बेचते चले गए। जिसने चेक किया सैंपल, तो हमने इम्प्लाइड ब्रीच, इम्प्लाइड जो कंडीशन की ब्रीच होती है उसमें क्या कहते हैं कि प्राइस भी रिकवर कर सकते हैं और डैमेजेस भी। तो कौन से डैमेजेस हमें क्या पता, कोई भी हुए होंगे। हाँ, क्योंकि वो इम्प्लाइड वारंटी है इसलिए कर सकते हैं। ये मैंने आंसर डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन बताता हूँ मैं, चलो पढ़ लो, पढ़िए। सर्टेन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल बाय J2K हु इन टर्न सोल्ड द गुड्स बाय सैंपल टू L। L ने सैंपल से फिर किसको बेच दिया है? M को। अब जब सैंपल से बेचा गया, भले ही मैंने सैंपल चेक नहीं किया, लेकिन एक रीजनेबल क्वालिटी फिटनेस के लिए तो होना चाहिए, ये इम्प्लाइड वारंटी है। अब वो उस रीजनेबल फिट के लिए नहीं है, तो ब्रीच जो हुआ है वो M और L के बीच में इम्प्लाइड कंडीशन का, इसलिए वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, प्राइस भी मांग सकते हैं, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी लोगों के बीच में हुआ है उन्होंने सैंपल चेक नहीं किया, तो ये उनकी गलती थी। इसका मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन तो नहीं है, लेकिन क्या है? ब्रीच ऑफ वारंटी, क्योंकि रीजनेबली फिट नहीं है पर्पस के लिए। तो बाकी लोग सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं, M जो है रिजेक्ट भी कर सकता है और डैमेजेस भी मांग सकता है। आई बात समझ में? डिस्कस किया था हमने पहले ये वाला, है ना। और कोई क्वेश्चन इसमें आया नहीं है। यहाँ तक आपका सेल्स ऑफ गुड खत्म हो जाता है। आपको आज और कल 2 दिन दिए जाते हैं अच्छे तरीके से इनके आंसर लिखने के लिए। आज का दूंगा तो तुम कटौती कर दोगे आंसर में, सजेस्टेड आंसर की PDF आपको मिल जाएगी। ध्यान से करिएगा, सजेस्टेड आंसर लिखते समय उस आंसर के ऊपर नई बात लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या थी जिसकी वजह से हम सजेस्टेड आंसर लिख रहे हैं। ये एग्ज़ाम के समय में आपको बड़ी हेल्प करेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आप जा सकते हैं, बंद कर देना उसे। धन्यवाद।